अस्सलाम वालेकुम। कैफ वन किसी ज़माने में इंट्रो हुआ करता था, बहरहाल अब तो FAR 1 है। इंट्रो आप हजरात बल्कि ख़वातीनों हजरात पढ़ के आए हैं, ऐसे ही है। क्या है, ले जाओ, भाग जाओ। बाकी कोई हाल अहवाल अगर लेने आया है तो इंशाल्लाह वो क्लास के बाद कर लेंगे, तारुफ वगैरह भी। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। मेरा नाम उमैर है, वैसे आप लोगों का नाम मुझे याद नहीं होना, थोड़े टाइम में शायद हो जाए कुछ नाम याद। तो दो तीन बातें हैं जी। एक तो इस पर्चे की ग्रिड क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक में से कितने मार्क्स आते हैं। तो मेरा ख्याल में इससे मैं ज़्यादा इसलिए इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि आपको अभी सारे टॉपिक्स के नाम भी नहीं पता होते। तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम ये डिस्कस करते जाएंगे कि इस ग्रिड में से कितने मार्क्स आने हैं और इस ग्रिड में से कितने मार्क्स आने हैं, इस ग्रिड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी पढ़ते पढ़ते ही हम देख लेंगे। तो इसलिए ग्रिड में भी फ़िलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंट्रोडक्शन भी हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम इंशाल्लाह IAS 16 स्टार्ट करेंगे। IAS का नाम कभी सुना है? कितने बच्चे PRC में इंट्रो पढ़ के आए हैं? माशाल्लाह, सब नहीं पढ़ के आनी थी, इस दफ़ा होना नहीं चाहिए था ऐसा। कोई फिर भी है ऐसा जिसने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई? ऐसा है, उसके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे मैंने, वो लेकर आए हैं, वो हाथ खड़ा करें। नहीं लिए, आ गए हैं माशाल्लाह। क्लास के बाद ये 3-4 बच्चे मुझे मिले। हाइब्रिड के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जो इंट्रो पढ़े बगैर बैठा हो? कोई नहीं है माशा, 1-2 हैं। क्लास के बाद ये 3-4 इधर वाले और वो 1-2 उधर वाले, ये काइंडली मुझे मिल लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए थे यूट्यूब पर आप लोगों ने शायद लिफ्ट नहीं कराई। IAS का नाम अब तो आपने सुन लिया होगा क्योंकि आपने आई थिंक IAS 2 इन्वेंट्रीज किया है इंट्रो के अंदर, और तो कोई IAS नहीं किया। I16 का नाम लिखा था वहाँ पे या चैप्टर लिखा हुआ था फिक्स? अच्छा, नाम भी लिखा हुआ था, IAS 16 लिखा हुआ था, वेरी गुड। IAS कहते हैं जी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। बातें नहीं होंगी जी मेरी क्लास में, ज़रा प्लीज़, बातें मैं खुद करूँगा। बोलने के पैसे मुझे मिले हैं, आप लोगों ने सुनने के पैसे दिए हैं, ठीक है जी। तो आप सुनेंगे, मैं बोलूँगा, जितना मैं कहूँगा उतना बोलेंगे आप काइंडली, ठीक है। क्लास के अंदर मजाक भी मैं खुद ही कर लूँगा, हंसा भी मैं खुद ही लूँगा, ठीक है। आप हजरात की तरफ से मुझे कोई कंट्रीब्यूशन इस मामले में नहीं चाहिए होगा। बाकी क्वेश्चन हो तो आप बेशक 10 बार पूछें, कोई मसला नहीं है। बेटा साथ साथ होके बैठें, ताकि साथ साथ होके बैठें, ठीक है। 7-7। अच्छा जी, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले स्टैंडर्ड्स जो हैं वो IAS के नाम से आते थे, आजकल IFRS के नाम से आ रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो FAR 1 के सिलेबस में कोई IFRS नहीं है। FAR 2 के अंदर जाके 2-3 IFRS हम पढ़ेंगे। FAR 1 के अंदर IAS ही हैं, जिनमें IAS 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली ये वही स्टैंडर्ड है जिसकी कुछ छोटी मोटी फॉर्म आपने किसी हद तक पढ़ ली थी इंट्रो के अंदर। फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन के नाम से ये चैप्टर था, ठीक है। यार ये AC भी चलवा दें भाई, ठीक है जी। तो उसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। आप लोगों ने सिंपल, मुझे पता है डेप्रिसिएशन सीखी हुई है, अकाउंट बनाना सीखा हुआ है, एसेट का, एक्टिव का, एक्सट्रैक्ट्स तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार वहां तक पहुंचाऊंगा। यानी हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको बिल्कुल बेस से ही स्टार्ट करेंगे। सिर्फ डेबिट क्रेडिट जो है बेसिक वाला, वो हमने इस क्लास में नहीं पढ़ना, वरना जो कुछ भी यहाँ पर इंट्रो का यूज़ होना है मुझे वो बहरहाल पढ़ाना पड़ेगा। चाहे इन्वेंट्रीज आप पढ़ के आए हैं तो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे 2-3 लेक्चर्स उस पर लगाने पड़ेंगे। एक्रूअल प्रीपेमेंट्स आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, पढ़ के आए हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों से पढ़ के आए होते हैं बच्चे, तो एक बार हम सारे जो है वो यूनिफॉर्मिटी आ जाए हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ते हुए, तो मैं इंशाल्लाह वो एक्रूअल प्रीपेमेंट्स का टॉपिक भी आपको 1-2 दिन, जितने टाइम लगेगा, खैर वो तो मेरा प्लान होता है 1-2 दिन लगाने का, वो 3-4 दिन लग जाते हैं, 5-6 दिन लगाने को ज़्यादा, वो तो चलता रहता है। बहरहाल इतने टॉपिक्स भी हैं, बैड डाउटफुल डेट हो गया, BRS हो गया, ये एक्रूअल्स हो गया, करेक्शन ऑफ एरर से पहले इनको बहरहाल मैं करवाया करता हूँ, साथ साथ हम ये इनको करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल करके आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो मैं इस तरह से लोड नहीं डालूंगा आपको कि सारे का सारा इकट्ठा चलो जी इंट्रो रिवाइज़ करते हैं, ताकि जब काम आए तो फिर
काम की ज़रूरत पड़े तो उस वक्त याद ना रहे, ऐसा नहीं करेंगे, हम साथ साथ इनको पढ़ते रहेंगे, ठीक है, सही है। तो फिलहाल आइए 16 को भी हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ताकि पता भी लग जाए कि आप हजरात कितने वाटर में हैं, और साथ साथ जो है वो रिवीजन भी हो जाए। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बाकी आप लोगों की तबीयत ठीक है ना? कोई इसलिए तो नहीं आया था कि आज इंट्रोडक्शन वगैरह होगा और रजिस्टर न लाया हो, पेंसिल वगैरह पेन न लाया हो? कोई है ऐसा बच्चा? कोई है? इसको दे दो यार भाई को, कोई कागज़ पेंसिल दे दो, है, ठीक है। और कोई और जो शर्म से पहले नहीं बोला था, कोई सज़ा नहीं है, बता दें ताकि उनके लिए कोई अरेंज कर दें बंदोबस्त। है कोई और बच्चा जो सिर्फ हाइब्रिड में कोई बैठा हो, इंट्रोडक्शन के लिए आया था आज? हाँ, नहीं बेटा, ले लें, रजिस्टर ले लें, पेन ले लें, ठीक है। सबसे पहली बात, एसिड क्या होता है? हाँ जी, कोई बताएगा? कोई बता दे, गलत बता दें, क्या हो गया? ये कौन सा आईकेप का परिचय? यहाँ पे तो गलती कर सकते हैं ना आप लोग। बताएं जी, बताएं बताएं बताएं। है कोई? इतनी बुज़दिल क्लास है जी, बेटा बोले। बैठ के, खड़े होकर जवाब नहीं देना आप लोग। कोई बच्चा खड़े होकर जवाब नहीं देगा जी बेटा। बिल्कुल स्टैंडर्ड वाली बच्चे आपने ना माशाल्लाह सुनाई है डेफिनेशन, मुश्किल है ये, ठीक है, लेकिन बहरहाल बात इसके अंदर हो गई। इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है, एक रिसोर्स, एक असासा जो कंट्रोल में हो, ओनरशिप हो और कंट्रोल भी हो, ठीक है ना। जैसे कि क्या नाम है आपका? खड़े हो ना, आप तो खड़े हो ना, आपको तो नहीं कहा बैठ। ये उसामा एसिड है ना? आप लोग मेरा एसिड ही तो हैं सारे। ये उसामा एसिड है, एसिड है। यस वाले कितने या नो वाले कितने? यस वाले हाथ खड़ा करें। एसिड है, यस, माशाल्लाह। हाइब्रिड वाले भी साथ हाथ खड़ा नजर आ रहे हैं मुझे, इधर आके देख लें अच्छी तरह से, ठीक है ना, क्लास का हिस्सा है। आप लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं खुद देख लूंगा उनको। उसामा एसिड है, हाइब्रिड वालों हाथ खड़ा करो, कुछ तो कर दो, हाँ 3-4, माशाल्लाह, ठीक है, बैठ जाओ। इस पे मेरा कंट्रोल है। बच्चे वालिदैन के कंट्रोल में ही रहे आजकल तो, ठीक है। कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो एक ऐसा रिसोर्स जो कि ओनरशिप में हो, ठीक है, एंटिटी। ये तो आप पढ़ के आए होंगे कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कर रहे हैं इसमें हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। किसकी ट्रांजैक्शन को? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, ठीक है ना। तो बिजनेस क्या है? वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए काम कर रही हो, ठीक है, उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एंटिटी भी कह दिया जाता है उसको उर्फ़े आम में, तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, एंटिटी, कि एक ऐसा रिसोर्स जो एंटिटी की ओनरशिप में हो और उस पर एंटिटी का कंट्रोल भी हो, ठीक है ना। तो इंसान के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। एम्प्लॉयज़ आप आगे जाकर पढ़ेंगे, FAR 2 के अंदर IS 38, तो आपको शुरू में ही बता दिया जाएगा कि आप अगर कोई एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना तो वो आपका इंटेंजिबल एसेट नहीं बनेगा। क्यों? एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेके भाग जाए, आपको नहीं जी हमने उसके साथ बॉन्ड साइन किया है, 2 साल तक जाने नहीं देंगे। क्या जाओगे तो 10 लाख दे के जाओगे, वो कहेगा ये पकड़ो 10 लाख जा रहा हूँ मैं। कौन रोक सकता है? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। रोक सकता है कोई जाने वाले को? हाँ, तो ओनरशिप भी हो और कंट्रोल भी हो। जैसे ये AC है, इसको एसिड कह सकते हैं? नहीं, ये 4-5 बच्चे जो AC के नीचे बैठे हैं, कहें आज हमने पूरी क्लास AC के नीचे बैठ के पढ़ी है, तो शाम को जाते हुए इसको उतारें और जाके ये अब हमारा हो गया, हम जा रहे हैं लेके, तो गार्ड क्या करेगा बाहर? नहीं रोक लेगा, है डंडा क्यों मारेगा, ठीक है, प्यार मुहब्बत से कहेगा भाई देखो ये आपका एसिड नहीं है, इस पे कॉलेज वालों का कंट्रोल है, तो इसको हम एसिड कह सकते हैं, ठीक है। तो एसिड क्या है? एक ऐसा रिसोर्स है जो एंटिटी की ओनरशिप में है और एंटिटी उसके कंट्रोल कर रही है। और करता क्या है ये एसिड? बिजनेस को नुकसान देता है। नुकसान, बेनिफिट, फायदा। हाँ, तो ऐसा रिसोर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में है और बिजनेस ने उससे फ्यूचर में फायदा उठाना है, ठीक है। देखो दो तरह की चीजें हैं, दोनों ही कॉस्ट है। छोटी छोटी बातें आज करते हैं, ठीक है, गपशप लगाते हैं, आज देखें कितना पढ़ लेते हैं। मैंने हैंड आउट तो वैसे दे दिया आपको, लेकिन देखें इसमें से कितना हो सकता है कितना नहीं होगा। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि दो तरह के, एक ये है कि बिजली जल गई, 1 महीना बिजली इस्तेमाल की, इसका बिल आ गया, ये भी कॉस्ट है बिजनेस की। बोलो, कॉस्ट है बिजनेस की। और एक AC खरीद के यहाँ पे ये लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया, ये लगा हुआ है, ये भी एक कॉस्ट है, खर्चा हुआ है ना। बिजली जली, उस पर भी खर्चा हुआ, AC खरीद के लगाया, इस पे भी खर्चा हुआ। ये दोनों खर्चों में फ़र्क क्या है?
अच्छा, एक एसेट एक एक्सपेंस है ना, असल बात बताओ दरमियान। एक ये है कि हमने फायदा ले लिया, बिजली हमने खर्च कर दी, तो वो हमारी कॉस्ट एक्सपेंस बन गई। और एक ऐसी कॉस्ट है जो आज हमने इनकर की है, इससे सारे का सारा फायदा हमने आज ही नहीं ले लिया। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक आदमी है, वो कहता है जी मैंने बोतलें बेचने के लिए दुकान बनाई, 1,000 रुपए की बोतलें मैंने बेच दी, कोका कोला लेस एक्सपेंसेस, मैं कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिख रहा था, ऐसे लेस, ये जी मैंने खरीदी थी 700 रुपए की, अच्छा जी एक्सपेंस हो गया। और ये जो जी है ना दुकान की बिल्डिंग, ये भी मैंने खुद बनाई है, और ये शॉप जो है, ये शॉप जो है वो तकरीबन कोई 5 लाख रुपए में कंस्ट्रक्ट होगी, छोटी सी शॉप बनाई है, खोखा बनाया हमने। ठीक है, तो ये भी खर्चा माइनस कर दो और आंसर बताओ। कैलकुलेटर हैं आप लोगों के पास? अकाउंटिंग क्लास पढ़ने आए हैं ना? हाँ, कैलकुलेटर निकाल लें। माशाल्लाह, इनको फंगस लग जानी है, उल्ली निकालो, इनको बाहर इस्तेमाल करो। उल्ली समझते हो ना, फंगस मैंने पहले बोल दिया। इंग्लिश तो बड़ी आती है हम लोगों को, पंजाबी भी आनी चाहिए, उर्दू भी आनी चाहिए। कितना? 499 700, देख लो। ये जबानी वाले टार्जन जो है ना, ये जबानी जो कुछ बोलना हो तो फिर कोई 700 कह रहा है, कोई 300 कह रहा है, मैंने नहीं कैलकुलेशन करनी। खबरदार किसी ने कैलकुलेशन में गलती की, और रिपीटेडली नहीं बोलना, बस एक बार बोल के चुप कर जाना है, रोला नहीं डालना क्लास में। ओके, अच्छा जी, अब इस दुकानदार को जब आपने कहना है कि यार तुम्हारा तो 4,99,700 रुपये का नुकसान हो गया है, तो कहेगा यार बच्चा सीए करने जाता है, सवेरे सवेरे निकल के 7:30 क्लास होती है, सही कह रहा उन्हें, अकाउंट्स की फील्ड का बंदा है, तो चलो दुकान बंद करो चलते हैं, ऐसे ही कहेगा ना? ये मुनासिब है? क्यों मुनासिब नहीं है? अच्छा, 700 जो है 700, इसको माइनस करना मुनासिब है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैंने 700 रुपये की बोतलें खरीदी थी और ये 700 की बोतलें सारी बिक गई। ये मिसाल के तौर पे ये 70 बोतलें थी, ठीक है ना, ये सारी की सारी मैंने बेच दी, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं। बेटा आप आगे आ जाए, थोड़ा सा आप लोग ना साथ हो जाए, सेकंड रो से ऑनवर्ड्स ना साथ साथ होके बैठे, साथ साथ, ताकि साथ साथ। अच्छा, ये 700, अच्छा इधर भी 7, ये 700 रुपए की बोतलें खरीदी, सारी बिक गई, कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है ना, ये अज्यूम किया मैंने इस एग्जांपल में। तो ये 700 रुपए माइनस करना सही है? मुनासिब है? क्यों? ये जो चीजें खरीदी थी ये सारी बिक गई, तो इनको मैं कह सकता हूं कि अब ये मेरा खर्चा है, इस सेल के अगेंस्ट ये कॉस्ट है। क्या दुकान 5 लाख की बना के सारे का सारा फायदा मैंने ये इसी साल में ले लिया? ये इस दुकान की लाइफ मिसाल के तौर पे अगले 5 साल है, मिसाल के तौर पे, तो 5 साल तक इस दुकान ने हमें फ़ायदा देना है? बोलो। तो फिर ये ज़्यादती है इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ कि सारे का सारा इस कॉस्ट को इधर चार्ज कर देना है। ये भी कॉस्ट, ये याद रखना, एसिड भी क्या है, वो भी खर्चा ही होता है। खर्चा करके एसी लगा है, खर्चा करके बिजली का बिल दिया है, लेकिन बिजली के बिल की नेचर ये है कि एक ऐसी सर्विस है जो हम यूज़ अप कर चुके हैं, एक ऐसी सर्विस है जो हम यूज़ कर चुके हैं, जो बिजली इस्तेमाल कर ली है, अब उससे फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं आना, वो फ़ायदा हमने ले लिया, अब उसके पैसे दे दिए। लेकिन ये जो एसी इंस्टॉल हुआ है ये अगले 5 साल तक फ़ायदा देता रहेगा, बिजनेस को फ़ायदा इस कॉस्ट से 5 साल पे आना है, यानी कि इस कॉस्ट ने अगले 5 साल तक रेवेन्यूज़ कमाने के अंदर हेल्प करनी है। क्यों? ये दुकान 5 साल तक मौजूद रहेगी, इस दुकान में बोतलें रख रख के बेचते रहेंगे, रेवेन्यूज़ आते रहेंगे, तो फिर इस कॉस्ट को भी 5 साल पे डिवाइड करना चाहिए। सही है? तो एक तो बात हो गई क्या? एसेट। क्या? एसेट। एसेट क्या होता है? एक ऐसा रिसोर्स जो बिजनेस के ओनरशिप में हो, कंट्रोल में भी हो, जिससे बिजनेस ने फ्यूचर में फ़ायदा ले। अब चूंकि फ्यूचर में वो फ़ायदा आने की लाइफ 1 साल से ज़्यादा अरसे में फैली हुई है, तो फिर इस कॉस्ट को हम सिस्टमैटिकली उस एसेट की लाइफ के ऊपर एलोकेट कर देते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ये सारी बातें पढ़ के आए हैं आप? चले, तो एसेट क्या है जी? मुश्किल वाली डेफिनेशन स्टूडेंट्स ने बोली, आसान वाली क्या है? एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। सिर्फ रिसोर्स ना लिख दें, एन नहीं लिखते फिर ना। एसेट इज आ रिसोर्स owned and, चलो owned by the, कंट्रोल्ड लिख लेते हैं, चलो अच्छा लग रहा है मुझे, कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस
कोई लिखने की ज़रूरत है? वैसे आसान आसान बातें इंट्रो वाली। कंट्रोल बाय द बिजनेस, अभी काम शुरू करते हैं आगे लिखने वाला। कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। अच्छा यार, कुछ बातें ऐसी थी जो कर लेनी चाहिए थी इस क्लास के स्टार्ट में, तो वो मैं भूल गया करनी। चलें, एसिड की डेफिनेशन समझ आ गई है ना, इसके बाद वो बातें कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मैं चाह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस जो बहुत रिपीटेडली आते हैं उन क्वेश्चंस को ज़रा पहले ही बात कर लेते हैं। पहला लेक्चर तो हर बच्चा ऑनलाइन वाला भी सुनता ही है ना, ठीक है, तो पहले लेक्चर में ये 2-4 बातें पता लग जाएँ तो ज़रा क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ये 2-4 बातें हैं, आप लोगों के लिए तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बातें तो बहरहाल बातें होती हैं। तो एक ये क्यूरीज के लिए नंबर बिल्कुल अवेलेबल है पेज के ऊपर, लेकिन बच्चे फिर भी क्वेश्चन करते हैं। किसी के पास पर्सनल नंबर आ जाए वहाँ से पूछता है, वरना क्यूरीज रेस करते हैं और परेशान भी होते हैं अगर रश की वजह से लेट हो जाए आंसर करना। तो कुछ नंबर्स हैं, 2 नंबर्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, ये सही से नज़र आ जाए तो बता देना मुझे। ये कॉल्स के लिए ऑनलाइन वाले बच्चे अगर कोई क्यूरी हो तो, और 25556 ये मैंने नंबर लिखे हैं। पहला नंबर है जी, आप लोगों को लिख रहे जानो 031347765534 कॉल्स के लिए, और 034025555616 ये व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप होगा इस पर, ठीक है जी। इन केस को क्यूरी होती है तो आप इन पे पूछ सकते हैं। एक बात तो ये हो गई ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, ठीक है। क्यूरी आपको भी हो तो कर सकते हो, लेकिन आप तो रोज़ आते हो ना, उन्हें मसला होता है, फिर वो दूर बैठे होते हैं, परेशान भी हो जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। दूसरी बात, सर बुक कब आएगी? तो इंशाल्लाह बुक जल्दी आ जाएगी। बुक के ऊपर कुछ चीज़ें हर बार इंसान का दिल होता है पिछली बार सीखने से कि यार ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये भी ऐड कर दें, इसलिए वो काम थोड़ा सा मैं नहीं कर सका। कुछ ऐसी मसरूफियत रही इन छुट्टियों के अंदर कि मैं हफ्ते को ही फ्री हुआ, हफ्ते को ही मैं यहाँ लाहौर पहुँचा, और फिर एक दिन तो अभी वो कहते हैं ना पंजाबी में लक भी सीधा नहीं था हुआ, तो फिर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो इसलिए होपफुली 5 से 6 दिन में मैं किताब को अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि तैयार हो जाए। उसके बाद कोई 5 से 6 दिन उसको लग जाते हैं प्रिंटिंग में और आते हुए, तो आप लोग ये जहन में रखें कि 2 वीक्स 15 दिन के अंदर अंदर जल्दी हो जाएगी तो आ जाएगी ना, लेकिन 15 दिन तक कोई बच्चा मुझे, हाँ उसके बाद भी अक्सर मैं लेट हो जाता होता हूँ, तो उसके बाद कोई सवाल करना चाहे तो बेशक कर ले, लेकिन 15 दिन से पहले कोई बच्चा बुक के बारे में क्वेश्चन नहीं करेगा। मीनवाइल आप लोगों को मैं हैंडआउट्स देता रहूँगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें। ये हैंडआउट्स भी मैं किताब से ही निकाल कर दे रहा हूँ, बस किताब इसलिए नहीं दी आपको कि अगर हैंडआउट किताब से दे रहे हैं तो किताब ही दे दें। तो बात यह है कि किताब के अंदर कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो ये हैंडआउट्स उन्हीं का हिस्सा ही हैं, फिर बाद में आपको ये वहाँ से रेफ़र होते हुए मिल जाएंगे। मैंने बुक का रेफरेंस इसके अंदर दिया हुआ होगा, ठीक है। पेज नंबर का रेफरेंस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि पेज नंबर चेंज भी हो सकते हैं क्वेश्चंस के ऐड होने की वजह से, ठीक है। तो बुक कितने दिन में आ जाएगी? इंशाल्लाह विद इन 15 डेज़, 15 दिन ज़्यादा, 2 वीक 14 बनते हैं, 15 दिन कर लेते हैं, विद इन 15 डेज़ इंशाअल्लाह, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कोई और बात ऐसी जो ऑनलाइन का तजर्बा हो किसी को उसके जहन में हो के, हाँ बड़ी अहम बात, लो ये भूल जाता तो क्या याद था फिर, वो है जी जूम सेशन। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे आपको इंशाल्लाह टीएस अवेलेबल होंगे। मेरी रूटीन यही है, ऑनलाइन वाले बच्चों को एडमिशन लेने से पहले ये कम्युनिकेट किया गया था कि वो एक वीडियो अवेलेबल है उसको सुन लें। उस वीडियो के अंदर बच्चों से यही अर्ज़ किया गया था कि 24 घंटे की व्हाट्सएप अवेलेबिलिटी टीचर की तरफ से नहीं होगी, एक वीक के अंदर एक जूम सेशन होगा, ठीक है। तो एक पूरा सेशन हमने इसके ऊपर गुजारा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। आप लोग वीक के अंदर क्यूरीज़ को नोट डाउन कर लिया करेंगे, और वीकली सेशन होगा। आप ऑनलाइन वाले बच्चों का FAR1 का मैं ट्यूसडे को सेशन करूँगा, क्योंकि मंडे को प्रॉबेबली मंडे को ज़रा ये कंफर्म भी कर लो साकिब जाके सरदनान से, मंडे को आप FAR बच्चों का टेक्स्ट का सेशन होता है, इसलिए एक ही दिन दोनों सेशन ना हो, तो ट्यूसडे के दिन ऑनलाइन वाले बच्चों का ट्यूसडे को एवरी ट्यूसडे अराउंड
2 PM ज़ोहर के बाद मैं किया करूँगा सेशन। और कभी अगर इसमें कोई चेंज होगी तो मैं फिर उनको कम्युनिकेट बच्चों को कर दिया करूँगा थ्रू मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि कोई टाइम की चेंज है। कोशिश यही होगी कि पूरे सेशन के अंदर FAR1 का जूम सेशन ट्यूसडे को ही हो। अराउंड हाफ एन आवर का सेशन गर्ल्स के लिए होता है और इतना ही बॉयज़ को टाइम लगता है। सवाल करने वाले बच्चे थोड़े से ही होते हैं। यही हमारा एक्सपीरियंस है पिछली 5-6 अटैम्प्ट्स का, जिस वजह से हम जूम सेशन पे गए। ये ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, एक तो आमने सामने हो जाते हैं, स्क्रीन भी शेयर हो सकती है। तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को FAR1 का जूम सेशन हुआ करेगा 2 PM। ठीक है जी। इसके अलावा अब फ़िलहाल तो मुझे कोई बात नहीं याद आ रही। तो ये 3 बातें जो हैं ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए थी। ठीक है जी। को परेशानी हो तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें और थोड़ा सब्र भी कर लीजिएगा। अगर फ़ौरन जवाब नहीं आता तो बुक इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी और जूम सेशन ट्यूसडे को हुआ करेगा। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम? एसिड क्या होता है? वापस आ जाओ, जाग जाओ। हाँ हाँ, वैसे सवाल बहुत कम होते हैं, ये भी बता दूं। उसकी वजह ये है कि फ़िज़िकल वाले बच्चों ने होमवर्क लिया। मेरी आदत यह है कि मैं होमवर्क अगली क्लास में ऑलमोस्ट सारा ही डिस्कस कर देता हूँ। अक्सर सॉल्यूशन देता हूँ, कोई मसला हो तो, या कोई अच्छा सवाल हो जो सिर्फ सॉल्यूशन से मेरी तसल्ली ना हो रही तो मैं पूरा सॉल्व भी कर देता होता हूँ। तो क्वेश्चंस आते हैं क्लास वर्क वाले सवाल में, कोई मसला नहीं होता। क्वेश्चंस आपके पैदा होते हैं होमवर्क में। तो जैसे फ़िज़िकल वाले बच्चों को एक अगले दिन में आकर आंसर मिलता है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों से भी मैं यही एक्सपेक्ट किया करता हूं कि जो एक लेक्चर वो लें, उसके होमवर्क के अंदर जो क्वेश्चंस हों उनको तब तक आप ना नोट डाउन करें जूम सेशन के लिए जब तक आप अगला लेक्चर ना ले लें। जब आप अगला लेक्चर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्यूरीज जो मेरे जहन में है वो आंसर हो जाएंगी। प्लस ये जो फिज़िकल के बच्चे बैठे हुए हैं, ये फिज़िकल वाले बच्चे जो हैं ये भी क्वेश्चंस रेज करते हैं। अब जाहिर है 200 बच्चा अगर क्लास में बैठा तो 200 दिमाग तो यहाँ पे भी चल रहे हैं, तो उनके क्वेश्चंस आने से जो रही सही कसर होती है वो भी निकल जाती है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो उसके लिए फिर ये जूम सेशन होता है। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं। पहली क्लास है ना, गपशप भी तो थोड़ी सी लगानी है ना। अब सिर्फ आपको पढ़ा के भेज दूं अच्छा नहीं ना लगता, आप लोग कहेंगे कि ये सिर्फ पढ़ा दिया हमने, उसने गपशप नहीं लगाई बिल्कुल। तो ये गपशप लगानी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। तो एसिड क्या है? एसिड क्या है? समझ तो मुझे कोई नहीं आई। बहरहाल मेरे ख्याल में आपने यही कहा होगा कि एसिड एक ऐसा रिसोर्स है जो बिज़नेस के कंट्रोल में है और फ्यूचर में बिज़नेस उससे फ़ायदा उठाना है, बेनिफिट उठाना है। ठीक है, अब चूंकि ये बेनिफिट की लाइफ 1 साल से ज़्यादा अरसे पे है। ठीक है, बेनिफिट की लाइफ, हम इस स्टैंडर्ड के अंदर उन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जब एक बार एंटिटी के कंट्रोल में आ जाएं तो अगले कई साल वो एंटिटी को फ़ायदा देते हैं। हम उन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसको आपने इंट्रो में पढ़ा था, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो जिनके अंदर करंट नहीं होता वो वाले एसेट्स, यानी ये ऐसे एसेट्स हैं जो कई साल तक फ़ायदा देने वाले हैं। ठीक है, तो बेनिफिट की लाइफ जो है वो टेन्योर लाइफ, टेन्योर कह देते हैं, लाइफ कह देते हैं, कुछ भी कह लें। टेन्योर जो है वो मोर देन 1 ईयर अगर है, ठीक है, तो फिर ये कौन सा एसिड बन जाता है? नॉन करंट एसिड्स। ये नॉन करंट एसिड है। हमारी अकाउंटिंग में NCA का मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है ना, हमारी अकाउंटिंग में NCA किसे कहते हैं? नॉन करंट एसिड। ठीक है ना, कॉलेज का नाम नहीं है। अच्छा जी, तो अब मैंने ये कहा कि ये ऐसा रिसोर्स है जिससे फ्यूचर में कई साल फ़ायदा आना है। तो अगर फ़ायदा कई साल बिजनेस ने कमाना है तो एक कॉन्सेप्ट होता है, नाम आपने सुने हुए हैं, मैं फिर भी बात करता रहूँगा, नाम बेशक आपने सुने होंगे, बोर नहीं होना आपने। ठीक है ना, आपने एक कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही तो है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने रेवेन्यूज़, रिलेटेड रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को एक ही साल के अंदर रखना है। यानी अगर आपने ये 100 रुपये की अभी थोड़ी देर पहले 100 बोतलें अगर बेची, 100 बोतलें बेची थी, 70 बोतलें जो बेची थी, ये 70 बोतलें बेचने के सारे रिलेटेड खर्चे आपने जिस साल में ये 70 बोतलें बिकी हैं उसी साल में रिकॉर्ड करना। जैसे
इस साल के अंदर जितना बिजली का खर्च आया दुकान के अंदर बरकी कुमकुमे जलाने का, जिससे वो बोतलें नज़र आई और ग्राहकों ने ख़रीदी, उस बिजली के खर्चे को भी आपने इस साल में एक्सपेंस करना है। जो आपने मुलाजिम रखे हुए थे इस एक साल के अंदर जिन्होंने बोतलें बेचने में आपकी हेल्प की, कोई आई कांटेक्ट ना मिस करे, किसी के पीछे छुप के सोना नहीं है, ठीक है। मुझे सबकी आंखें नज़र आती रहनी चाहिए, कोई किसी के पीछे ना छुपे, ऐसे ऐसे एडजस्ट कर लिया करें खुद ही, ठीक है ना। ओके, अच्छा, तो आपने मुलाजमों को तनख्वाहें दी, तो वो तनख्वाहें भी इसी पीरियड के अंदर अगर उसने आपको हेल्प किया है ये रेवेन्यू कमाने में तो इसी के अंदर खर्चा। इवन आप लोगों ने बैड डाउटफुल डेट का टॉपिक पढ़ा था। डाउटफुल डेट क्या होते हैं? क्या वो पैसे लेकर भाग गए होते हैं? अच्छा, इंट्रो पढ़ के आते हैं ना बच्चे, बड़ा मज़ा आता है। खैर, मैंने बैड डाउटफुल डेट करवाने हैं अपने तौर पे एक बार, ठीक है, लेकिन ये ऐसे बात करते हैं, मतलब पहले दिन ही मतलब ऐसे बातें करते हैं, बैड डाउटफुल डेट है, इन्वेंट्री है ना, अच्छा लगता है ना। तो बीच में 2 सेशन ऐसे बड़े बुरे गुजरे हैं हमारे, जिसके अंदर वो ट्रांजिशन फेज था, बच्चा एफसी के बाद आता था, इंट्रो पढ़ी नहीं होती थी और FAR 1 पढ़नी होती थी, तो वो मुश्किल टाइम गुजरा। बहरहाल अल्लाह पाक ने आसानियाँ कर दी, अब आपके लिए भी हमारे लिए भी, ठीक है। एनीवेज, तो क्या बात कर रहा था मैं, हैं? हाँ, देखो जाग रहे हैं बच्चे। तो डाउटफुल डेट्स जो हैं वो क्या थे? वो ऐसे डेट्स हैं जो अभी बैड नहीं हुए, वो लोग अभी पैसे लेकर भागे नहीं है, हम अंदाजा लगा के इसी साल में उसको रिकॉर्ड करते थे। क्यों? आपने सुना होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है जी, फ्यूचर के लॉस को आज ही रिकॉर्ड करो। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी है बच्चों, सिर्फ प्रूडेंस नहीं है, मैचिंग भी है। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इस पे लगता है बैड डाउटफुल डेट पे। सुना हुआ है ये बात, पहले सुनी हुई है? चलो अब सुन लो, मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। स्टैंडर्ड ये कहते हैं, अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि आपने ये 70 बोतलें इस साल में बेची, इस साल में उधार पे बेची हैं, सारी मैंने उधार पे बेच दी, ये 70 बोतलें इस साल बिकी हैं, बोलो इनका रेवेन्यू इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। तो फिर अगर इनमें से ही कुछ भाग जाए तो क्या उस खर्चे को अगले साल में रिकॉर्ड करना मुनासिब है? ये भी तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ही था। खैर, बातें किधर से किधर निकल रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक एसेट ऐसा रिसोर्स है जिससे अगले कई साल में फायदा हमने कमाना है, ठीक है, ये नॉन करंट एसेट। तो उस फायदे को अगर एक साल से ज्यादा अरसे में फैलाया हुआ है हमने, इस एसेट से आने वाले फायदे को, तो फिर इस कॉस्ट को एक्सपेंस आउट भी एक साल से ज्यादा अरसे में फैला के करना। तो ये जो हमने एसेट की कॉस्ट को कई साल पे फैला के एक्सपेंस आउट किया है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। झटके साहब में बोलें तो, बाकी डेफिनेशन की तो बड़ी मुश्किल डेफिनेशन स्टैंडर्ड में लिखी होंगी, लेकिन सादा आसान डेफिनेशन क्या है कि सिस्टमैटिकली एलोकेट कर देना एसेट की कॉस्ट को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन क्या है? जाग रहे हैं सारे? जागते रहना है? साढ़े थे ना रहना। सिस्टमैटिकली एलोकेट कर दिया एसेट की कॉस्ट को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। क्यों एलोकेट करना पड़ा? क्योंकि इस खर्चे से फायदा कई साल पे फैला हुआ है। जब खर्चे से फायदा कई साल पे फैला हुआ है तो फिर इस कॉस्ट को भी कई साल के ऊपर एक्सपेंस आउट होना चाहिए। एक साल कर दे तो फिर उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस की तो जो है वो मत मारी जाएगी, ठीक है। तो अगली चीज क्या आप पढ़ के आए हुए हैं? डेप्रिसिएशन। ये करंट नॉन करंट लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, मैं जो मुझे जरूरत है मैंने वो बोल दिया आपको फिलहाल, ठीक है ना। बाकी कहीं जरूरत पड़ेगी, आपको कोई सवाल होगा तो उसका जवाब दे दूंगा मैं कि मेरे लो जवाब है। अच्छा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिकिएशन है या डेप्रिसिएशन है? एक और आसान सी डेफिनेशन भी साथीज़ा कराम पढ़ा दिया करते हैं कि ये क्या है जी, ये एसेट की वैल्यू में कमी है ड्यू टू यूज़। हाँ, ये भी कह सकते हैं, एसेट अपनी वैल्यू जो इस्तेमाल की वजह से लूज़ करता जाता है हर साल, उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहा जाता है, ठीक है ना। बहरहाल हम ज़रा अच्छी वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि अब हमें समझ जो आ गई है, ठीक है, पढ़ के जो आए हुए हैं हम। ओके, तो दोनों बातें हैं। बहरहाल टेक्निकल डेफिनेशन लिखने का फ़ायदा ये है कि आपको इसकी कैलकुलेशन के अंदर भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है जी? डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक, बोलो आगे, allocation of cost of asset over its useful life, ठीक है जी। तो मुश्किल बातें, आसान बातें। क्लास का टाइम कब तक है? बड़ा टाइम है, खुला कर दे टाइम, 1 घंटा 40 मिनट रखा है। पढ़ाऊंगा ज़रा कम, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन विंडो तो रखनी है ना, ठीक है। पढ़ाऊंगा तो 1 घंटा 30-35 मिनट इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं कभी इससे भी कम हो सकता है, लेकिन विंडो अपनी पूरी होनी चाहिए। बुकिंग तो हो ना,
जब ज़्यादा पढ़ाना हो तो फिर कहाँ से टाइम लाएं दूसरी क्लास के अंदर, जी क्लास में जाना है, टाइम कम है, इधर जाना है उधर जाना है, इसलिए पक्का कर लिया आप लोगों को। बाकी इंशाल्लाह कम पढ़ेंगे, 1 घंटा 30 मिनट के आसपास, ठीक है ना। कभी 5 मिनट ज़्यादा है, कभी 5। कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक नहीं काबू आ रही होती, बात नहीं काबू आ रही होती, बच्चे कोई गले पड़ जाते हैं उस्ताद के, जी है तो समझा, तो कभी 1 घंटा 45 मिनट खुदा ना खास्ता कभी हो जाए तो वो माफ़ करना, वैसे होगा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन क्या है जी? डेप्रिसिएशन क्या है जी? डेप्रिसिएशन, सर आप उधर नहीं जा रहे, जाता हूं थोड़ी देर में, ठीक है, जाता हूं जी। सिस्टमैटिक, ये जरा मैंने कहा ये बातें यहां लिख लें, कल यहीं से रिवाइज हो जाएंगी। अच्छा है, ठीक है। सिस्टमैटिक एलोकेशन, सिस्टमैटिक, ऐसे नहीं कि दिल करे तो 5 लाख है जी, चलो पहले साल में 2 कर लेते हैं, अगले में 50,000 कर लेंगे, तीसरे साल में फिर बाकी की भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, कोई ना कोई तरतीब होनी चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एलोकेशन है कॉस्ट ऑफ एसेट की ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब 2 बातें इसमें, एक तो मार्कर बड़े गुस्से में है पिछले सेशन से ही मेरे ख्याल से। अच्छा, पहले जरा यूजफुल लाइफ की बात कर लेते हैं, फिर मेथड्स की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं वैसे, कोई दस दे वे? हो सकता है, यानी कि एक जो एसी है, ये गरीब वालों ने दावा किया है कि इसकी ये 30 साल तक चलेगा, आपकी 2 नस्लें जो हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। आजकल उम्र ही थोड़ी सी रहेगी ना एवरेज, ठीक है। तो अगर आपने 35 साल के अंदर खरीदा है तो 30 साल चलेगा, तो 15 को साल आप इस्तेमाल करेंगे, 15। अच्छा, एनीवेज, तो ये जो 30 साल के लिए गरीब वालों ने एसी को बनाया है, तो ये 30 साल तक इस्तेमाल हो सकता है, तो 30 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। तो फिर बेटा आपने सही नहीं कहा, ये 30 साल तक इस्तेमाल हो सकता है, ये एक इकोनॉमिक लाइफ है। यूजफुल लाइफ कहते हैं कि हमारे बिजनेस ने इस एसेट को इस्तेमाल करने के लिए कितने साल की नीयत रखी हुई है। हम कहते हैं जी हम तो 5 साल बाद इस एसेट को बदल देंगे, ठीक है, हम इस एसिड को 5 साल बाद बदल के यहां पे नया एसिड लगा देंगे। हमारी इंटेंशन इस एसिड को इस्तेमाल करने की कितने साल है? 5 साल। तो फिर 5 साल इस एसिड की यूजफुल लाइफ है, और 30 साल जितने अरसे के तक वो इस्तेमाल हो सकता है उस अरसे को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक लाइफ। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, ये एक छोटी सी बात है। चलो इधर ही साइड पे, इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी स्टूडेंट ने बताया था, मुझे तो पता नहीं ये डेफिनेशन सही बात है, इस तरह से नहीं आती है, अच्छा लफ्ज़ मिल गया कि जितने साल इस्तेमाल हो सके। क्या जी? जितने साल, उर्दू में अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, जितने साल इस्तेमाल हो सके, ठीक है, से, ओहो, मसलन 30 साल, 78, 82, 88 करोड़ अभी तक सड़कों पे भागती फिर रही है, ठीक है ना। कितने साल हो गए? 35 साल, 40 साल, ठीक है। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ली होती नॉर्मली कंपनीज है, वो 4-5 साल बाद बदल देती हैं उसको, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक लाइफ वो लाइफ होती है जितने साल वो एसेट इस्तेमाल हो सके, ठीक है। लेकिन हम अकाउंटेंट्स के लिए ये इकोनॉमिक लाइफ जो है ये कोई ख़ास मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो जो है वो यूज़फुल लाइफ अहम है। यूज़फुल लाइफ क्या है जी? कि बिजनेस हमने, उर्दू में हमने कितने साल, ये किनते नहीं लिखना था, चलो कोशिश करता हूँ मैं फिर लिखूँ, हमने कितने साल इस्तेमाल करने का इरादा किया है। इरादा, तबलीग वाले कहते हैं इरादा लिखवा दो, इरादा किया है, ठीक है। इरादा, नियत, इंटेंशन, ले लो इंटेंशन, अंग्रेजी का लफ्ज़ सर नहीं आ रहा, रोटी नहीं हजम होगी, ठीक है। तो इंटेंशन, बिजनेस ने इस एसेट को कितना साल इस्तेमाल करने का इरादा किया है, वो यूज़फुल लाइफ है। और कितने साल वो असल में इस्तेमाल हो सकता है, वो जितने के लिए मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया, उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। तो हमने एसेट की कॉस्ट को किस 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 के ऊपर एलोकेट करना है? यूज़फुल लाइफ है, ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ है नहीं। पर्चे के अंदर या तो वो लिख देगा लफ्ज़ यूज़फुल लाइफ, ये यूज़ करना है, या वो सिर्फ लिख देगा लाइफ, तो भी हम कहेंगे ये यूज़फुल लाइफ उसने लिखी हुई है, ठीक है।
या वो सिर्फ लिख देगा इकोनॉमिक लाइफ, मजबूर है फिर उसी को कहेंगे इकोनॉमिक लाइफ भी यूजफुल लाइफ है। मसला सिर्फ उस सूरत में आएगा पर्चे में अगर एक सवाल के अंदर ये दोनों दे दे। इसी तरह से कि 30 साल इसकी इकोनॉमिक लाइफ है, 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, डेप्रिशिएट कर दो एसेट, तो फिर आप 30 को इग्नोर करके 5 कुछ ले। ये सिर्फ उस सूरत के अंदर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होगा जब ये दोनों आ जाए। वरना तो सिर्फ लाइफ लिख दे, इकोनॉमिक लाइफ लिख दे, यूजफुल लाइफ लिख दे और सवाल के अंदर हो सिर्फ एक ही लाइफ, तो फिर हमारी बफलो ब्राउन है, ठीक है, मज क्या है, बुरी है, फिर हमें वही यूज करना पड़ेगा, इकोनॉमिक लाइफ लिख के, लाइफ लिख के, यूजफुल लाइफ लिख के, हमने डेप्रिशिएट उसी के ऊपर ही करना है। मसला सिर्फ तब आएगा जब ये दोनों लाइफ्स अलग अलग दे दे, ठीक है, ये भी एक बात हो गई। अच्छा, बात क्या कर रहे थे हम, डेप्रिसिएशन क्या है, तो बात इधर उधर निकल जाती है, फिर पकड़ के लाएं इसको। डेप्रिसिएशन क्या है जी, सिस्टमैटिक, कोई सिस्टम होना चाहिए, हैं, ऐसे नहीं मुंह उठा के रात को सोए सुबह उठे यार 2 लाख 5 में से ना डेप्रिशिएट कर दो, ठीक है, और एक साल इसकी 2 लाख डेप्शन होगी, अगले साल नहीं इस दफा 20,000 काफी है, ठीक है, जिस साल प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं उस साल डेप्शन कम चार्ज कर देते हैं, जिस साल प्रॉफिट ज्यादा है टैक्स से बचना डेप्शन ज्यादा चार्ज कर देते हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना, बल्कि कोई ना कोई सिस्टमैटिक एलोकेशन होनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है जी, जिनमें से मैं एक ही पढ़ाऊंगा अभी फिलहाल, उसको एक आधा दिन देख लेंगे फिर उसके बाद दूसरे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, ताकि एक को पक्का करें फिर दूसरे की तरफ जाए। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बच्चों की आवाज़ें आना शुरू हो गई, हमें पता है, ठीक है। तीसरी बात आज हम मेन बात कर रहे हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में। पहला मेथड है सीधी लकीर वाला मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, ये मेथड भी जो है ना, ये भी मुंह उठा के सिलेक्ट नहीं करना। दूसरा मेथड जब मैं आपको सिखाऊंगा ना तब बता दूंगा कि स्टैंडर्ड इस पे गाइडेंस देता है। हाँ, ये नहीं कहता कि फलां एसेट पे वो टैक्स पढ़ लिया, पढ़ोगे आप, पढ़ रहे हो, टैक्स वाले तो खुद बता देते हैं ना कि आपने जो है वो इक्विपमेंट पे ये रेट लगाना है, कंप्यूटर पे ये रेट लगाना है, फलां चीज़ पे ये रेट लगाना है, मेथड ये लगाना है। वो टैक्स की बात नहीं हो रही, मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ ना। इस क्लास में हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, टैक्स तो शायद नाम से पढ़ना है ना आपने, वो भी समझाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर हमने पैटर्न, मैं दोबारा ये बात करूँगा इसलिए मैं आज लिख नहीं रहा, ताकि कल को फिर दोबारा मैं वो बात करूँ तो लिख लूँ, भूले ना, ठीक है, लिखी हुई हो तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है हो गई ये बात। पैटर्न ऑफ बेनिफिट को हमने देखना है। अगर हमें इस एसेट से आने वाला जो फायदा है उसका पैटर्न बिल्कुल बराबर है, तो फिर हम ऐसा मेथड ऑफ डेप्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे डेप्शन एक्सपेंस भी हर साल बराबर आए, ये वाला, ठीक है। और अगर इस पैटर्न से हट के कोई पैटर्न होगा फायदे का, तो उसके लिए फिर मेथड भी तब्दील हो जाएगा। वो रिड्यूसिंग बैलेंस है, आउटपुट मेथड है, वो फिर बाद में देखेंगे फिलहाल, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने सिर्फ इतनी सी बात की आपको कि आपने क्या कहा, एसेट एक ऐसी कॉस्ट है जो आज हमने इनकर की है और उस पर हमारा कंट्रोल आ गया है और फ्यूचर में हमें इससे फायदा आना है कई साल, ठीक है। फिर हमने कहा अच्छा, अगर कई साल फायदा आना है तो इस कॉस्ट को भी कई साल पे बांट के एक्सपेंस में डालो, ठीक हो गया। फिर अगर कई साल में बांटना है तो कोई ना कोई सिस्टमैटिकली एलोकेशन होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं मुंह उठा के कुछ भी कर ले। तो फिर उसके लिए कुछ मेथड्स अकाउंटेंट्स ने बनाए हुए हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन में। नाम से मैंने वैसे आपको नहीं याद कराया, मैंने तो आपको अब इसके पीछे की लॉजिक बता दी कि इसकी लॉजिक क्या होगी। अगर एसेट से आने वाला फ़ायदा ऐसा है कि हर साल बराबर है, नॉर्मली बिल्डिंग्स जो होती है ना, बिल्डिंग्स, उनसे हर साल फ़ायदा बराबर आता है, ठीक है ना, अनलेस कि आप उस बिल्डिंग में कोई फ्लोर और ऐड कर दें, ठीक है ना। अभी अगर ये बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग से हर साल फ़ायदा बराबर, हर साल फ़ायदा क्या आना है, बराबर। बच्चों की कैपेसिटी सीटिंग तो वही है ना, ठीक है। तो बिल्डिंग खुद तैयार है, अगर एंटिटी इतना फायदा हर साल ले ना ले वो अलग बात है, पर एसेट खुद बताते खुद बराबर फायदा देने के लिए हर वक्त तैयार है। अगर इसके अंदर 200 बच्चों की कैपेसिटी है तो वो 200 बच्चों की कैपेसिटी हर वक्त अवेलेबल है बिल्डिंग देने के लिए, तो इससे 200 बच्चों की कैपेसिटी वाला फायदा हर साल आ सकता है। तो नॉर्मली बिल्डिंग एक ऐसा एसेट होता है कि जिससे आने वाला फ़ायदा जो है वो हर साल बराबर होता है। तो फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी वो यूज़ करते हैं जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी क्या आए, बराबर आए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला लिख लें या पहले को गपशप लगा लें? चलो गपशप लगा लें, कितना शौक है बच्चों को गपशप लगाने का, ठीक है। आपका दिल है मैं 5 साल टाइमलाइन बनाऊं, है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, अच्छा 5 लाख,
अभी मिसाल में हमारा क्या था, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख एसेट की कॉस्ट है, और हम क्या कह रहे हैं, अगले 5 साल इसने फ़ायदा देना है, तो इस 5 लाख को हर साल बराबर बांटना है, तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे जी, 5 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस यहां पर हमारे पास पर ईयर निकला करेगी, ठीक है जी, और वो जो कॉस्ट हमने इनकर की होगी उस कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से। ठहर जा करदा वा, वो आगे पढ़ा लै इत्थे, माइनस रेजिडुअल वैल्यू केड़ा सी, एक दूसरे को कही जाएंगे, ठीक है, करते हैं भाई, रेजिडुअल वैल्यू भी करते हैं, थोड़ी कहानी तो बना दिया करो, है थोड़ा सा है, अच्छा जी, कहानी डालने दिया करो, अच्छा ठीक है जी। कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ कौन सी, ये तो सादा बात होगी, भाई अब भाई उसी तरह नहीं देखना तुमने, तमाशा मैंने इधर लगाया हुआ है, तुमने अभी उसको मुझे तरफ नहीं देखना दोबारा, ठीक है ना, क्लास के बाद देख लेना, पहले भी देख लिया करो बेशक, मेरी तरफ से इजाज़त है, ठीक है, आमने सामने बैठ जाया करो, देखा करो मेरी क्लास में नहीं, ठीक है ना, इधर। अच्छा 5 लाख कॉस्ट है, 5 साल लाइफ है, डिवाइड करो, हर साल 1-1 लाख रुपए का एक्सपेंस चार्ज कर दो, ठीक है। लेकिन भाई साहब ने एक बात बोली, चलो अब जल्दी बोल दी उन्होंने, तो बात कर ही लेते हैं इसके ऊपर। अब मैं ये कहता हूं कि ये जो मेरी बिल्डिंग है 5 साल के बाद, ये मलबे के तौर पे भी मैं इसका मलबा भी बेच दूं ना, तो 1 लाख रुपया मुझे मिल जाना है उस मलबे से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो 5 लाख का आज मैंने खर्चा किया है, क्या ये 5 लाख का खर्चा अगले 5 साल में पूरे का पूरा खर्चा बन जाएगा? इसमें से 1 लाख रुपए तो खर्चा बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूजफुल लाइफ के एंड पे 1 लाख रुपया हमारी जेब में वापस आ जाना है, वो पैसे तो कभी एक्सपेंस आउट होने ही नहीं, ठीक है। तो क्या हमें उसको डेप्रिसिएशन में शामिल करना चाहिए? क्या समझ आ रही है तुम्हें? नहीं, ये बात समझ आई आखिरी वाले हैं क्या? 1 लाख रुपया सबको सुना दो, दुनिया वालों को सुना दो, क्या बात समझ आई तुम्हें? 1 लाख रुपये क्या है? जो एंड पे बचा नहीं है, जो एंड पे मिलना है। हाँ बचा, जो एंड पे बचा नहीं, जो एंड पे हमें मिल जाना है। तो अगर हमें 5 लाख की आज जो कॉस्ट इनकर की है, इसमें से 1 लाख वापस आ जाना है, ठीक है। एसी लगाया आज 1,20,000 का, 5 साल बाद 20,000 का बिक जाना है, तो क्या मैं ये कहूँगा कि मैं 1,20,000 खर्च करूँ? खर्चा मेरा 1,20,000 होना है, अगले 5 साल में मेरा खर्चा 1,20,000 होना ही नहीं है। 20,000 तो मुझे जेब में मेरे वापस आ जाना है, तो फिर मैं कितने को खर्चा कहूँगा? 1 लाख। किसको जी? तो ये जो 20,000 एसी के लाइफ के एंड पे मिलना है, ये जो 1 लाख रुपया हमारी दुकान की लाइफ के एंड पे हमें मिलना है, इसको कहा जाता है रेजिडुअल वैल्यू। क्या कहा जाता है जी? तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है? एक अच्छा, ये क्या होता है? ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। अमाउंट क्या होती है? और ये एस्टिमेट हम लगाते हैं लाइफ, एसेट की लाइफ के स्टार्ट में खड़े होके कि हमें एसेट की लाइफ के एंड पे ये मिलेगा। भाई सोमवार को टैक्स का आपका जूम सेशन सोमवार को होगा, कितने बजे? असर से मगरिब। मैंने जोहर से असर रख दिया फिर, ठीक है। अच्छा, बहरहाल हमारा जोहर से असर ही होगा। फिर मेरे ख्याल में तो मज़ीद बच्चों से ना पहले सेशन के अंदर डिस्कस कर लूँगा मैं, ऑनलाइन वाले बच्चों। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मंडे में जोहर से असर मैं एंगेज कर लूँ और असर से मगरिब फिर आप टैक्स का, तो ये देख लेंगे इंशाल्लाह। पहले सेशन में आप ख़वातीन हज़रात तशरीफ़ जब लाएंगे ना, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे मज़ीद, ठीक है। अच्छा जी, याद आप लोगों ने कराना है ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है, मुझे ये याद रहेगा। ये क्या बात हो रही थी? हाँ, आपने आज एसेट की लाइफ के स्टार्ट पे खड़े होकर एक अंदाज़ा लगाया कि एसेट अपनी लाइफ के, कौन सी लाइफ? इकोनॉमिक लाइफ के, यूजफुल लाइफ के एंड पे इतने पैसे ला देगा। तो ये जो पैसे इसने ला देने हैं, इसको कहा जाता है रेजिडुअल वैल्यू। और इस रेजिडुअल वैल्यू को आपने डेप्रीसिएशन में नहीं लेना, इसको डेप्रीशिएट नहीं होने देना, क्योंकि डेप्रीसिएशन क्या है? एक एक्सपेंस है, खर्चा है। ये लाख रुपए तो हमारा खर्च होना ही नहीं, ठीक है। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है? अमाउंट या वैल्यू जो भी है, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी जी फिक्स। क्या फिक्स ही होती है? हम तो फिक्स ही रखते हैं। देखो वहां पे वो बात करते हैं, एक चेंज इन एस्टीमेट का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ना है, उस पर एक लेक्चर लगाएंगे, ठीक है ना। आपने मोटरसाइकिल लिया और इस भाई ने भी लिया,
इकट्ठा निकलवाया शोरूम से, इकट्ठे लेकर आए, आप रोज़ सुबह टाकी मारते हो, महीने बाद वर्कशॉप पे लेके जाते हो, इसने जंप से भी तेज़ गुजारना है, एक टायर पे चलाना है, तो क्या 5 साल बाद दोनों की वैल्यू सेम होगी? फिक्स नहीं हो सकती। स्टार्ट में तो दोनों की वैल्यू सेम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि 5 साल के एंड पे एक CD70 जो है वो इतने का बिकना है। ये बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। चेंज इन एस्टीमेट का एक कॉन्सेप्ट है जो इंट्रो में आपने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ा होगा, तो वो यहाँ पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पढ़ा हो थोड़ा सा, पढ़ो, वो इतना ही पढ़ना है यहाँ पे भी। अच्छा तो बहरहाल रेजल वैल्यू क्या है? अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एसेट्स यूजफुल, यूजलेस नहीं, यूजफुल, यूजफुल लाइफ। और ये एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है ये हम कब एस्टीमेट करते हैं? हाँ, इट इज एस्टीमेटेड एट द स्टार्ट ऑफ, समझ आ रही क्या लिखा हुआ है? एट द शुरू ऑफ एसेट्स लाइफ। एसेट के पैदा होते ही हमने अंदाज़ा लगा लेना है कि ये वक्त वफ़ात, हमारे लिए तो वक्त वफ़ात ही हो ना, 5वें साल का एंड, ठीक है, ये क्या पैसे हमें देकर जाएगा। आज भेड़ का बच्चा पैदा हुआ, अंदाज़ा लगा लो 5 साल बाद कितने पैसे देगा। आगे पढ़ना है आपने एक स्टैंडर्ड FAR 2 में IS 41, उसमें बस यही होगा, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ठीक है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पर वो FAR 2 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एसेट्स यूजफुल लाइफ क्या चीज़ होती है? रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। और ये हम एक्सपेक्टेड अमाउंट कब एस्टीमेट करते हैं? अब एस्टीमेट का मतलब अंदाज़ा है, मैंने भाई को बताया अभी अंदाज़ा क्यों है, क्योंकि दोनों के इस्तेमाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो एस्टीमेट है तो चेंज भी हो सकता है, चेंज होगा तो उसकी अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग हम इंशाल्लाह फिर सीखेंगे जिस दिन हम चेंज इन एस्टीमेट की बात करेंगे, फिलहाल इतनी बात ही यहाँ, ठीक है। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन मैंने लिखी है? किस चीज़ की? रेजिडुअल वैल्यू की। तो रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे जी, क्योंकि अगर आपने सारी कॉस्ट को डेप्रीशिएट कर दिया तो ये तो सही नहीं होगा। आपको 1 लाख रुपया तो आपका खर्चा होना ही नहीं है, वो तो अल्टीमेटली वापस आ जाना है। अब जहन में ये बात भी आ रही होगी कि यार आज हमने अंदाज़ा लगाया लाख रुपए, 5वें साल के एंड पे तो ये 2 मिल गया। ठहर जाना, पहले मेरी तो सुन ले, पहले मेरी तो सुन ले कि आज हमने अंदाज़ा लगाया 1 लाख मिलेगा, लाइफ के एंड पे 2 लाख मिल गया, या एक्चुअल में एस्टीमेट भी चेंज हुआ, एंड पे जाकर कहा वो जी ईटा महंगियाँ हो गई ने, भट्ठे से चल नहीं रहे, सर्दियाँ आ गई ने हैं स्मोक की वजह से, तो भाई उस वक्त एक्चुअल गेन लॉस के अंदर एडजस्टमेंट हो जाएगी। एक्सपेंस बढ़ना है या इनकम बढ़नी है, वहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी। हमारी अकाउंटिंग के अंदर बेतहाशा एस्टीमेट्स हैं, तो एस्टीमेट्स की बुनियाद पर अकाउंटेंट्स बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये एस्टीमेट ही है, डेप्रीसिएशन इज एन एस्टीमेट, डेप्शन एक्सपेंस का ये फॉर्मूला एक एस्टीमेट है। क्यों? इसके अंदर हर चीज एस्टीमेटेड, कॉस्ट भी एस्टीमेटेड है। होश करो, जागो, कॉस्ट नहीं एस्टीमेट, सारा ठीक है एस्टीमेटेड फिगर है, पर ये कॉस्ट नहीं है, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल फिगर है। लेकिन रेजुअल वैल्यू भी एस्टीमेट है, यूजफुल लाइफ भी एस्टीमेट। रेजुअल वैल्यू कैसे एस्टीमेट है बता दिया आपको, यूजफुल लाइफ भी उसी एग्जांपल में है। आपके मोटरसाइकिल की यूजफुल लाइफ हो सकता है 2 साल बाद हम कहें लो जी लो 5 साल सोचा ये तो अगले 5 साल भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और इसका मोटरसाइकिल देख के 1 साल बाद हम क्या कहेंगे, 1 साल के बाद क्या कहेंगे, ए नहीं बचता, एनू लाहौर ले जाओ। सबर एक मिनट, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो रेजुअल वैल्यू भी एक एस्टीमेट, यूजफुल लाइफ भी एक एस्टीमेट, इवन डेप्रिसिएशन मेथड भी एक एस्टीमेट है, लेकिन ये तब समझाऊंगा जब दूसरा मेथड पढ़ा दूंगा या चेंज एस्टीमेट में जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये एस्टीमेट्स को यूज करके जो फिगर निकलेगी वो फिर एब्सोल्यूट फिगर तो नहीं हो सकती, उसमें भी वो एस्टीमेट ही है। तो एस्टीमेट्स बहुत सारे अकाउंटेंट लगाया ही करते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, ये फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन का, और ये एक एस्टीमेटेड फिगर देगा। इसमें एस्टीमेट्स यूज हो रहे हैं, एस्टीमेट अंदाजे को कहते हैं, और अंदाजा बदल भी सकता है। जब बदलेगा तो उसकी अकाउंटिंग भी होगी, वो सीखेंगे इंशाल्लाह कुछ दिन बाद जाके। जी क्वेश्चन आपका बहुत देर से आ रहा है आपको जी। हाँ
बेटा मैं कॉस्ट डिटर्मिनेशन की है सर, सवाल पूरा कर ही लो चलो। मलबे का 1 लाख किसको चाहिए? 1 लाख देगा ना वो, तो 1 लाख लिख लो। अगर अंदाजा है तब भी 1 लाख लिख लो। एक्चुअल है तब भी 1 लाख ही लिखोगे क्या? फिर 2 लाख लिख लोगे? 1 लाख फिर तो अच्छी बात है ना, रेजल वैल्यू एक एक्चुअल फिगर होगी, उसने गारंटी कर दिया कि 1 लाख मिल जाएगा। मसला क्या है? कोई मसला नहीं, ठीक है। फिर यूजफुल लाइफ भी एस्टीमेट है होता है एस्टीमेट ही है, ठीक है ना। बहरहाल अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, आपने रेजल वैल्यू लिखनी है ना। हम तो कह रहे हैं कि अगर सही एक्चुअल फिगर नहीं भी है, किसी ने गारंटी नहीं भी किया हो, तो अंदाजा लगा के लिख लो। आप तो सही बात तरफ ले गए, हम तो बहुत और तरफ चल रहे थे, हम तो मुश्किल बातें कर रहे थे, तो आसान कर दिया हमारे लिए, ठीक है। लेकिन हम आसान नहीं कर रहे, ठीक है, एस्टीमेट ही है ये, ओके। नॉर्मली क्योंकि एस्टीमेट ही होता है 99% केसेस में जी। यहाँ तक को मसला। अच्छा एक और बात बताऊँ आपको, बता दूँ? कहते हैं नो सर, हम पढ़ने नहीं आए, हम तो यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। आज तो हमने इंट्रोडक्शन करना था। ये जो लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, क्या चीज जी? ये फॉर्मूला है डेप्रीशिएबल अमाउंट का। किसका जी? इसको क्या कहते हैं जी? डेप्रीशिएबल अमाउंट। बहुत सारी बातें पढ़ ली, क्वेश्चन तो पता नहीं होना है, आज नहीं होना, मुझे नहीं समझ आ रही अब। चलो अल्लाह करेगा हो ही जाएगा। ये छोटे सवाल तो हो ही जाने। मैं तो चाह रहा था एक बड़ा सवाल भी आज करके आप जा अकाउंट एक आधा बनवा देता आपको, एक्सैक्ट तक बात चली जाती, बात बढ़ जाती, फिर आप घर जाके सवाल करते, फिर कल आते, फिर हम दोबारा करते। अभी तो बहुत टाइम पड़ा, पौना घंटा पड़ा है ना वैसे देखो। अच्छा मुझे नहीं समझ आती, मैं क्लास का टाइम जितना बढ़ाता हूँ ना कम हो जाता है, पता नहीं क्या वजह है। डेप्रीशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं जी? जिस अमाउंट को हमने डेप्रीशिएट करना है। तो 5 लाख को डेप्रीशिएट करना है नहीं, 5 लाख में से 1 लाख क्या कर देना है? माइनस, बच गया 4 लाख। ये 4 लाख क्या है? डेप्रीशिएबल अमाउंट है। इसको डिवाइड करेंगे 5 पे और हर साल एक्सपेंस कर देंगे, ठीक है। सवाल करते हैं अभी, ये तो सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ठीक है। समझ गए? चलो तो डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्शन अलॉन्ग विद सम अदर। हाँ अलॉन्ग विद सम अदर भी आ गए ना, ये इकोनॉमिक लाइफ की बात हो गई। फिर क्या? डेप्रीशिएबल, छोटी छोटी बातें हो ही रही हैं, ठीक है। स्टार्टेड डिस्कशन ऑन सीधी लकीर मेथड ऑफ डेप्शन एंड सॉल्व क्वेश्चन 1, 2 एंड 13 फ्रॉम चैप्टर 7। चैप्टर 7 के अंदर मैंने ये लेक्चर नोट सारे डाले हुए हैं, ठीक है ना। वहीं से इन क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन चूंकि बुक आप लोगों के पास अभी नहीं है, चुनाचे इस आपको जो है इस सफ़े के ऊपर मैंने प्रोवाइड कर दिया, ऑनलाइन वालों के लिए हैंड नोट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जब बुक आएगी तो ये चैप्टर 7 के अंदर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं इन क्वेश्चंस के नंबर को इसलिए लिख चुका हूँ यहाँ पे, पेज रेफर नहीं कर सकता था, क्योंकि जो नया क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा किसी भी चैप्टर के लेक्चर नोट्स में वो एंड पे करूँगा, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर्स नहीं हिलेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर्स ये मैंने लिख दिए हैं, आप बाद में इनको रेफर कर सकोगे बुक से, ठीक है जी। मिस्टर आतिफ, कोई है आतिफ हमारी क्लास में? कोई नहीं आतिफ, हाइब्रिड में भी कोई नहीं है, पूरी क्लास में आतिफ कोई नहीं है। साकिब है हमारी क्लास में? साकिब मेरा टीए किधर है? साकिब तुम किधर हो? मुझे बस ये कंफर्म कर दो यार, कोई बंदा, कोई हाइब्रिड 2 में कोई बच्चा तो नहीं बैठा हुआ? कोई ना बैठे, जगह खाली है हाइब्रिड 1 में भी, फिजिकल में भी, उधर ना बैठे कोई। हाइब्रिड 2 में तो कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ मेहर भाई। हाँ नहीं बिठाना उधर, मुझे नज़र नहीं आ रहे, इसलिए आँख ओझल पहाड़ ओझल, मैनू की पता पढ़ रहे नहीं की कर रहे हैं, तो ऐसे टांग पे टांग चढ़ाई हो, गपशप लगा रहे हो, हमने सामने बैठे हुए दोस्त हैं चल यार एसी की डंडी हवा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह हाइब्रिड क्लास के अंदर स्टूडेंट्स तशरीफ़ ला रहे हैं, वेलकम वेलकम। वैसे बिल्कुल टाइम हो गया आप लोगों के आने का, आप बिल्कुल ऑन टाइम है बच्चे, ठीक है ना। सिर्फ 1 घंटा 5 मिनट लेट है आप, बस इतना तो चलता ही है। आप लोगों ने कभी भी लेट नहीं होना, मैं आज तक कभी लेट नहीं हुआ क्लास में, ठीक है। कोई पुराना स्टूडेंट बैठा हुआ है तो इस तरह से ना देखे मुझे, मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ। आप लोग कभी पहले आ जाते हैं, कभी बाद में आते हैं। देखो ना, मैं जब आऊँगा क्लास तो तभी शुरू होगी ना। कभी ऐसा हुआ हो कि मेरे आने से पहले क्लास शुरू हुई हो? हमेशा टाइम पे मैं आता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं आता हूँ क्लास तो शुरू होती है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग ज़रा जल्दी आ जाते हैं मेरे से पहले,
कभी कभी आप लोग मेरे से बाद में आते हैं, तो आप लोगों ने टाइम पे आना है, ठीक है, आप लोगों ने लेट नहीं होना। मैं तो टाइम पे आता हूँ, ठीक है, इसलिए पाबंदी करनी है वक्त की आप लोगों ने, और मैंने भी इंशाल्लाह। मिस्टर आतिफ हैज़ परचेज अ व्हीकल, इट्स कॉस्ट ऑन यकम जनवरी 8 वॉज 50,000, इट्स लाइफ इज 4 साल, कैलकुलेट डेप्रिशन फॉर 4 ईयर्स यूजिंग सीधी लकीर वाला मेथड, ईयर एंड इज 31 दिसंबर। सादा सा सवाल, अभी स्पाइसी सवाल नहीं शुरू हुए, सादा सा सवाल। यार मेरे मार्कर चलते हैं ये, ओ नया सेशन में नया पाउच दिया मुझे, पिछले वाले को तो हालत ही बड़ी ख़राब हो गई थी। अब खुदा ना खास्ता ये मार्कर बिल्कुल नया हुआ ना, नहीं नहीं नहीं। हाँ जी, तो आतिफ ने 50,000 का एक एसेट खरीदा है, ठीक है जी, और 4 साल उसकी लाइफ है, ठीक है। खरीदा कब है? फॉर्मूला मैंने कहा सामने होना है। इधर से शुरू करते हैं, ऐसे सवाल करते जाएंगे फिर, ठीक है भाई साहब? नजर आ रहा है? मैं तो मैं स्मार्ट सा ही हूँ, नजर आना चाहिए आपको। ना ना थोड़ा सा इधर हो, ठीक है, ये जग नहीं गिराना, लेकिन थोड़ा सा इधर होके बैठ जाए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे इंशाल्लाह। डेप्रीसिएशन। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, क्या? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। कितनी कॉस्ट है? 50,000। ये नहीं चल रहा भाई, सही, इसको ताज़ा दम करके लाएं। साकिब 50,000, ये ठीक है, नहीं नजर आ रहा। ये एंड वालों, आखिरी आखिरी भाई, वो ब्लैक कपड़ों वाले, ये नजर आ रहे हैं आपको? हाइब्रिड वालों को तो आखिरी को भी नजर आता है, वो ज़्यादा अच्छा नजर आता है उनको, फिर भी थोड़ा सा मेरी तसल्ली के लिए। डेप्रीसिएशन फॉर्मूला, कॉस्ट कितनी है? 50,000। रेजुअल वैल्यू सवाल में नहीं गिवन, तो फिर जीरो ज्यूम करेंगे ना, ठीक है, ये खुद से ज्यूम कर लेंगे, 10,000 तो होगी। पर्चे में रेजुअल वैल्यू, पर्चे में बैठे सवाल, रेजुअल वैल्यू नहीं गिवन, सवाल नहीं हो सकता फॉर्मूला में। बेटा नहीं है तो नहीं है, जीरो ज्यूम करो बस, ठीक है। डिवाइड बाय 4, 12,000, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या मतलब, क्या बताया था? ये ऐसा मेथड है जिसमें हर साल डेप्शन एक्सपेंस बराबर आना है। आंखा मीट के 12,500 12,500 लिख सकते हैं हम, ठीक है, सॉरी, आंखें बंद करके हम 12,500 12,500 लिख सकते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो आज डंकी वर्क करेंगे। हम डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला बार बार लिखेंगे, कुछ बातें याद करेंगे, ठीक है। साकिब नहीं आया अभी तक मार्कर लेकर। 50,000 कॉस्ट माइनस 0 रेजुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ 4। साकिब जहां कहीं भी होने कहें, मेरी फिजिकल क्लास में बैठे, हाइब्रिड क्लास को उमैर साहब देख लेंगे। उमैर साहब मीडिया वाले, मैं खुद को साहब नहीं कह रहा, ऐसी कोई बात ना समझें आप। 12,500 उमैर अंजुम साहब हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्या किया हमने? गौर फरमाएं, फॉर्मूला रिपीट कर दिया है। क्या किया जी? फॉर्मूला रिपीट कर दिया है। स्ट्रेट लाइन मेथड की यही खसूसियत है, हर साल फॉर्मूला रिपीट होगा, या यूं कह लें हर साल डेप्शन एक्सपेंस बराबर होगा, सेम होगा, ठीक है। कितनी लाइफ है? तो इसका मतलब 4 दफा डेप्रीसिएशन लिखेंगे, फॉर्मूला वही, कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू। ये इंशाल्लाह कल जब दूसरे मेथड पे जाएंगे ना तो ये बदलेंगे, फिलहाल आज नहीं बदलेगा, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। शुक्र है आप लोग पढ़ के आए हैं इंट्रो में ये सारा कुछ, बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं सारी बातें पढ़ाऊंगा, अंदाजा हो ही क्या होगा आपको, हमने बेस से ही बात को उठाना है। बस सिर्फ फ़ायदा ये हो जाता है कि थोड़ा सा आप लोग कंफर्टेबल फील हो रहे हो, वरना जैसे पहली दफ़ा पढ़ाया जाए वैसे ही पढ़ाना है मैंने, उसमें मसला नहीं है। लेकिन जो 4-5 अहबाब आज आ गए ना, मुंह उठा, कम से कम मुँह तो रख के आते घर, फिर लेक्चर लिए बगैर इंट्रो के जाएँ, मुझे मिले ज़रूर क्लास के बाद, मैं इनको सेट करता हूँ फिर जी।
कुछ नहीं कहूँगा, मिल लेना यार, मजाक कर रहा हूँ, सेट करूँगा तो मिलने ही ना है डर के। डेप्रीसिएशन 50,000, लो भाई ज़रा कैलकुलेटर पे 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके देखें कितना आता है आंसर। 50,000 आ गया, यानी ये एसेट फुली डेप्रीशिएट हो गया। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 50,000। मैं माइनस का साइन एम ही नहीं लगा रहा था, मैंने ज़रा फॉर्मेट में डालनी थी चीज़ें। ठीक है जी, क्या आंसर आया? 37,000 होगा, 47 नहीं हो सकता। टार्जन कैलकुलेटर यूज कर लिया करो, हैं? 37,000। मेरी अपनी कैलकुलेशंस को नहीं अच्छी हैं, कल क्लास से बच्चे को ना बैठा, कैलकुलेशन तो अच्छी है नहीं इसकी जी। कैलकुलेशन के लिए भाई आप हैं ना? अच्छा जी, बोले 25 बस, 25,000। फिर जी 12,000। देखा, 4 साल के एंड पे कख नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। 4 साल पे हमने 12,500। हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस का नाम सुना हुआ है? आज टाइम बच गया तो आज बनाएंगे, नहीं तो कल बनाएंगे इंशाल्लाह। हमने जो टॉपिक भी करना है ना, असल में जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप फाइनल अकाउंट बना के आए ना इंट्रो में, अब वो हमने यहाँ नहीं बनानी, वो अब जाके बनानी है FAR 2 में। लेकिन अब मसला यह कि FAR 2 में तो ये सारे टॉपिक्स चले ही जाते हैं ना साथ साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट्स हर टॉपिक के बनाया करेंगे। जो टॉपिक पढ़ेंगे, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, ये सारा काम हम साथ साथ ही करते जाएंगे। ठीक है ना। और उस सवाल जब FAR 2 में जाके आप करेंगे तो फिर आपको मसला नहीं होगा, आपको पता होगा कि इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज़ जानी है। बैलेंस एक्सट्रैक्ट्स का मतलब यही होता है, बैलेंस शीट में ये आना है, इतना हिस्सा हम बना लेंगे। ठीक है, फुल फ्लैज फाइनल अकाउंट का सवाल आपका FAR 1 में नहीं। ठीक है ना। FAR 1 में कैश फ्लो का फुल फ्लैज टॉपिक है, NPO का है, उसके अंदर बैलेंस शीट तो बनती है थोड़ी सी डिफरेंस के साथ, लेकिन इनकम स्टेटमेंट नहीं बनती, कोई और चीज़ बनती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना। तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो फाइनल अकाउंट में आप बना के आए हैं, वो FAR 1 में आपको वो वाली नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, मुझे लग गई हैं। मुश्किल लगा था ना टॉपिक? आसान था? अच्छा, मुश्किल था? अच्छा चलो, बस ठीक है, हो गई बात। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, 50,000 क्या है और 12,500, इस कॉस्ट में से ये 12,500 माइनस किया तो ये 37,500 आया। इसको क्या कहते हैं? बुक वैल्यू, मतलब किताबी वैल्यू। नेट बुक वैल्यू, नेट किताबी वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू वाला कीड़ा है। कुछ खुदा खौफ करो, कौन सा वैसे, कौन सा बता दो प्लीज, बता दो, कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ देखना है, मैंने ज़ियारत करनी है सिर्फ। प्रेजेंट वैल्यू ये हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, प्रेजेंट वैल्यू इसको नहीं कह सकते। ठीक है ना, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। 50 साल पहले एक एसेट खरीदा है, 50 साल पहले, उसको हमने कहा था 65 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। 50 साल गुजर चुके हैं, हमारी किताबों में कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे ही आ रहा होता है, तो हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, इसको प्रेजेंट वैल्यू कभी नहीं कहते। अच्छा सुने भाई, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो ये एसेट की वो वैल्यू है जिस पर एसेट इस वक्त हमारी किताबों में नजर आएगा। तो बुक वैल्यू, किताबी वैल्यू, सही तो कह रहे थे आप लोग, परेशान क्यों हो गए आप लोग? ठीक है, तो जो पता होता है बात को, कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, तो उस पर पक्के रहा करें। ठीक है, अच्छा जी, तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें जिस दिन एसेट, ये किस दिन खरीदा था एसेट हमने? 8 पे, तो 31 दिसंबर 2008 पे खड़े होकर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हमने। एक और बात भी आ गई साल के एंड पे, क्योंकि इस पे बाद में बात करते हैं। ठीक है ना, तो कॉस्ट में से एक साल की डेप्रिसिएशन, 31 दिसंबर 8 वाले साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो 31 दिसंबर 8 पर ये एसेट की बुक वैल्यू होगी। ठीक है, क्या होगी एसेट की बुक वैल्यू, जिसको आप लोग नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, जिसको आप लोग रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं। ये सब एक ही चीज के नाम है। ठीक है ना, बुक वैल्यू मैंने लिख दिया, ये सारे नाम ही इसके हैं। ठीक है ना, हाँ, कोई परेशान नहीं होना।
बस एक नाम रख लेते हैं, बुक वैल्यू हम यूज़ कर लिया करेंगे, ठीक है ना। एक WDV भी इसी को कहते हैं, कैरिंग अमाउंट भी इसे कहते हैं, कैरिंग वैल्यू भी इसे कहते हैं, नेट बुक वैल्यू भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सही है ये ना उनको, सर हमने तो WDV पढ़ी थी, ये FR में नया कॉन्सेप्ट आ गया, नया नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप 31 दिसंबर 9 के एंड पे खड़े होकर 9 के साल की डेफिनेशन निकालते हैं, तो फिर आप 31 दिसंबर 9 पर खड़े होकर जब देखते हैं तो एसिड कितने का नजर आ रहा है किताबों में, यानी हमारे इस एसिड की वैल्यू कितनी बच गई है, 2 साल वैल्यू लूज कर गया ना, 12,500 2 साल वैल्यू लूज करने के बाद कहां पे पहुंच गया, 25,000 पे। तो ये क्या है, इसकी बुक वैल्यू, ठीक है। और फिर 31 दिसंबर 2010 के साल की डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं आप, तो 31 दिसंबर, अच्छा ये गौर करो, ये डेप्रिसिएशन 12,500 आपने 50 में से माइनस नहीं की है, ये आप 37,500 में से माइनस कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 2009 की। अगर आप 50,000 में से माइनस करें ना 12,500, तो वो 1 साल की डेप्रिसिएशन है, तो वो 1 साल के एंड पे आके खड़ा होगा 31 दिसंबर 8 पे, ठीक है ना। वो अभी फॉर्मूला लिखते हैं, फिलहाल स्टेप बाय स्टेप चलने दो, ठीक है ना। अच्छा, 10 की डेप्रिसिएशन माइनस की, तो 10 की शाम को एसिड किताबों में बुक वैल्यू कितनी नजर एसिड की बुक वैल्यू किताबों में कितनी नजर आ रही है, 12,500। और फिर इसकी ज़िंदगी का आखिरी साल 31 दिसंबर 11 की शाम को इसकी ज़िंदगी भी शाम हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। होगी या नहीं होगी, इस्तेमाल कर भी सकते हैं, ये बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे, कल बात करेंगे, देखेंगे, आज भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल इरादा ये है कि इसकी बात कल करेंगे, फुली डेप्रिशिएटेड एसिड की, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ लिख दो यहाँ पे क्या है जी, बुक वैल्यू 0। तो बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू जो है, ये क्या है, किसी भी डेट पे खड़े होकर एसिड की वैल्यू हमारी किताबों में, ठीक है। अच्छा, अब ये निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी मौजूद है, ये नहीं कि आपको कोई कहे कि आप 31 दिसंबर 2010 की बुक वैल्यू निकाल दो, तो आपको अच्छा जी मिनट लगेगा, कोई मसला ही नहीं, और वहां से वर्किंग शुरू करो, कॉस्ट 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस, फिर दूसरे साल बुक वैल्यू निकालो, फिर डेप्रिसिएशन माइनस, फिर बुक वैल्यू निकालो, फिर डेप्रिसिएशन माइनस, फिर बुक वैल्यू निकालो। तो ऐसे नहीं करना आपने, बल्कि बुक वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, वो फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, नहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, आज तक की। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा कि आप ये 12,500 कॉस्ट में से माइनस करते हो, 37,500 आ जाता है, फिर अगले 12,500 को आप इस 37 में से माइनस कर रहे हो, कॉस्ट में से माइनस नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने कॉस्ट में से माइनस करना है बुक वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी दिन की कॉस्ट में से माइनस करनी हो फिगर, तो फिर आपको उस दिन तक की इकट्ठी डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, ये आप किसी भी दिन खड़े होकर निकाल लें। ये किसका फॉर्मूला है जी, बुक वैल्यू का। बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, BVCA इकट्ठे आ गए, WDV घर वाले कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, कैरिंग वैल्यू कुछ भी कह लें, ठीक है, कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, WDV, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आई, कुछ हंस रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, हजरत जी अच्छा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, किसी भी दिन निकालनी है, किसी दिन बता दो किस दिन। मैंने कहा जी 31 दिसंबर 10 पे निकाल दें बुक वैल्यू। तो कॉस्ट कितनी है सवाल में एसिड की, 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, 31 दिसंबर, मैं ये WDV निकालना चाह रहा हूं, क्या निकालना चाह रहा हूं जी, बुक वैल्यू WDV, किस दिन की, 31 दिसंबर 10 की। तो 31 दिसंबर 10 तक की डेप्रिसिएशन को मैं कॉस्ट में से क्या कर दूंगा, माइनस। अब 31 दिसंबर 10 तक की डेप्रिसिएशन कितनी है, 12,501 8 की, 12,502 9 की, और 12,510 10 की। तो 31 दिसंबर 10 तक की डेप्रिसिएशन कितनी है, 12,503 दफा, 3 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 12,000, चेक कर लो, यही नजर आ रहा था ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किस चीज का है जी, बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, बुक वैल्यू या WDV निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। किसी भी दिन खड़े होकर निकालनी हो, उस दिन तक की डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से माइनस कर दो, उस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कुछ नोट करना है तो कर ले। पूरे वाला सवाल नहीं हो सकना मुझे लग रहा है, गपशप ही है बस, चलें आज थोड़ी बहुत लग जाए, चलो हैं।
क्या दिल कर रहा है पूरे वाला सवाल अकाउंट्स भी बना के जाएं आज? हैं क्यों? किसे काम चोर हैं आप लोग? आज देखो कुछ भी नहीं किया अभी तक हमने। चलो कल से स्पीड लगाएंगे फिर, हैं? स्पीड इतनी की है यार, बस गुजारा करो। कौन कौन बोर हो रहा है क्लास में? निकल जाए क्लास में से। सर वो इंट्रो वाला पढ़ रहे हैं बेटा, नहीं ये ज़रूरी है, ये बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी डिस्पोजल आपने पढ़ा इंट्रो में? नहीं ना पढ़ा डिस्पोजल? कुछ ने पढ़ा है कुछ ने नहीं पढ़ा, अच्छी बात है। जिन्होंने पढ़ा है उनको भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने तो पढ़ना ही है, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद ये बेसिक वाला काम जो इंट्रो में आप पढ़ के आए हैं, मेरे ख्याल में तीसरे दिन तक ये फारिग हो चुका होगा। फिर हम डिस्पोजल पे मूव करेंगे। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी इस तरह से पढ़ लें एक बार जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर डिस्पोजल से जब बात चलनी है तो जिसकी बेस स्ट्रांग होगी वही आगे काम चला सकेगा। फिर उसके बाद इस टॉपिक पर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और इसकी वेटेज भी कुछ कम नहीं है। 15 से 20 के दरमियान नॉर्मली 17-18 नंबर का सवाल तो प्योरली इसमें से आता है। उसके बाद ये हर टॉपिक में घुसा हुआ है, हर टॉपिक में। आप कोई टॉपिक उठा लें, आप इसके बाद हम इससे IAS 36 करेंगे, उसी के साथ मिक्स होता है। फिर IAS 20, IAS 40, IAS 23 मिक्स होते हैं इस टॉपिक के साथ, मिक्स होकर भी आते हैं। उसके बाद फिर कैश फ्लो बनाओगे, वहाँ पे ये पढ़ा होगा। IAS 1 में जाओगे सिमचनी कुटी में, IAS 8 में जाओगे, इसने जहाँ नहीं जोड़नी है आपकी NPO में चले जाओगे, हर जगह पे ये टॉपिक मौजूद है। इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसको आपने बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। जो यहाँ पे अच्छे तरीके से मेहनत करेगा उसको हर टॉपिक के अंदर एंजॉय करेगा अपनी इसकी हुई मेहनत को। तकरीबन मेरे हिसाब से 20 के अराउंड लेक्चर्स लगेंगे इस पर हमारे। इतने लेक्चर्स किसी एक टॉपिक पे हमारे पूरे सिलेबस में नहीं लगते। मैक्सिमम भी कोई और टॉपिक जाता है तो मेरे ख्याल में 12-13 लेक्चर से ऊपर कोई भी नहीं जाता, कोई टॉपिक भी। इससे ऊपर कुछ चला जाए तो एक आध दिन ऊपर नीचे, लेकिन इसके ऊपर 20 एक लेक्चर तो मेरा अंदाज़ा होता है लगते हैं, कभी कभी 1-2 से ऊपर भी लग जाते हैं, ठीक है? तो ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी सिग्निफिकेंस आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर से प्योर सवाल 15 से 20 नंबर के दरमियान आता है, नॉर्मली 17-18 का। उसके अलावा हर सवाल के अंदर जो इसके एडजस्टमेंट्स को देखें हम, करेक्शन ऑफ एरर में भी ये मौजूद है, IAS 1 में भी, IAS 8 में भी, हर जगह पे जब ये पड़ा हुआ है तो आप अगर उसको कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल में तो 30% तक ये ले ही जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर 20-22 लेक्चर लगाना बिल्कुल इंसाफ है। और आप लोगों की यहाँ पे कोई ज़रा सी कमी दिखाना आपके सिलेबस के साथ, आपके पर्चे के साथ नाइंसाफ़ी है। और जिसने ये बेस स्ट्रांग नहीं की, एंड पे एग्जाम लेवल का सवाल, ये इन्हीं चीज़ों से बन के एग्जाम लेवल का सवाल बनना है। आपको पर्चे में PPE का नोट बनाना आता है, वो नोट के अंदर क्या होता है? यही सब कुछ होता है। एडिशन है, डिस्पोजल है, एक्सचेंज है, चेंज एस्टीमेट है, सारा कुछ वही, रीवैल्यूएशन वगैरह हमने पढ़नी है। तो बुनियाद बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई इजी ना ले इसको। पढ़ के आया या नहीं पढ़ के आया, समझ लें कुछ नहीं पढ़ के आए हुए, और शुरू से ही हमने ये सारा कुछ करना है, ठीक है ना? ओके, तो पहला दिन है असल में। कहाँ थे हम? कि क्वेश्चन 1 हो गया? चलो क्वेश्चन 2 कर दो फिर। चलो ये क्वेश्चन 3 आज नहीं करते, इसमें अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है ना? ये इंट्रो के बच्चों को मैं ये सवाल कराया करता था, तो वही सवाल यहाँ पे है, ठीक है ना? ये कल कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर थोड़ी सी बात एक और है, कन्वर्जन ऑफ कॉस्ट इनटू लाइफ वाली, वो कर लेंगे। दूसरा का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कल से ही इंशाल्लाह। फिर मेरा वैसे अंदाज़ा था कि ये हम कर लेंगे यार, पर आप लोग बहुत सुस्त हैं। अब दिल में कह रहे हैं खुद सुस्त है, काम का खुद दिल नहीं करता, बैठ जाता है आगे कुर्सी पे। जी क्या फर्क पड़ा भाई? सवाल तो सेम है, सवाल सेम है, हाँ, लेकिन पहले साल के अंदर ये एसिड पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ। देखें, बात एक रह गई थी करने से, वो बात ये थी कि हम डेप्रिसिएशन को हर साल के एंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों?
क्या ईयर एंड के अलावा डेप्शन कैलकुलेट, सुन लो सवाल फिर कर लेना, बात कर रहा हूँ, सुन लो, कर लेना सवाल, यहीं भागा जा रहा है सवाल कहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करी जाओ हाइब्रिड वाले, करी जाओ तुम, तीसरी रो वाले करी जाओ, तुम बात ना मानना, तुमको नजर आ रहे हो हैं, अल्लाह तो देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम 31 दिसंबर यानी ईयर एंड कोई भी हो सकता है, 30 जून भी हो सकता है, क्या हम ईयर एंड के अलावा डेप्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते? हम किसी भी वक्त डेप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? डेप्शन का एक्सपेंस जो है फॉर्मूला से, ओ भाई मास्क वाले भाई मेरी तरफ देखो, डेप्शन एक्सपेंस का फॉर्मूला जो है वो पर ईयर, ये ब्लैक मास्क वाले की बात कर रहा हूँ या तुम्हारे साथ वाले की नहीं कर रहा, तुम छोड़ो, तुमने मास्क लगाया हुआ है, तुम्हें क्या मसला है, मैं जिससे भी बोल रहा हूँ, देखो सारा काम गड़बड़ कर देते हो तुम। हाँ, मैं कह रहा था डेप्शन एक्सपेंस का फॉर्मूला जो है वो पर ईयर डेप्रिसिएशन देता है, यानी कि साल की डेप्शन, अगर मंथली चाहिए तो डिवाइड बाय 12 कर लो, वीकली चाहिए तो 52 से 52 से डिवाइड कर लो, और अगर डेली चाहिए तो पागलों की तरह रोज डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री करके जाओ, अकाउंटेंट इतने तुम वेले हो हैं, रोज घर जाते हुए सब कुछ क्लोज करके चलो बस डेप्शन की एंट्री रहेगी, डेली एंट्री करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जिस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हो, आपने 3 महीने के अकाउंट्स बनाने हैं तो 3 महीने के एंड पे खड़े होकर 3 महीने डेप्शन कैलकुलेट कर लो, आपने 6 मंथली अकाउंट्स बनाने हैं तो 6 महीने के एंड पे खड़े होकर 6 महीने की डेप्शन कैलकुलेट करके एंट्री कर लो। एंट्री तो मैंने आज की नहीं, कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपने एक साल के एंड पे, नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल के लिए बनती हैं, तो जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी उस साल के एंड पे खड़े होकर आप एक बार डेप्शन कैलकुलेट करेंगे और एक बार उसकी एंट्री पास करेंगे। पूरा साल डेप्शन की एंट्रियाँ पास नहीं करते रहते, इतने वेले नहीं होते हम लोग, ठीक है। तो डेप्शन एक्सपेंस जो है वो नॉर्मली साल के एंड पे ही हम जो है वो उसकी एक बार एंट्री पास करते हैं। अच्छा, बात ये हो रही थी कि यहाँ पर क्या हुआ है, लतीफ़ ने जो है प्लांट खरीदा है, प्लांट मतलब पौधा ना, अच्छा ये प्लांट दूसरा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो लतीफ़ ने जो प्लांट खरीदा है उसकी कॉस्ट जो है वो 50,000 है, लेकिन ये 1 अप्रैल 2008 पे खरीदा। कुर्सी लाए हो, जज़ाकल्लाह यार, मैं बड़ा तंग बैठा था। अच्छा नहीं अभी नहीं, बच्चे क्या कहेंगे, अच्छा लगता है। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं, लतीफ़ ने कब पौधा खरीदा है? 1 अप्रैल को। अब जब डेप्शन एक्सपेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो पूरे साल की डेप्शन निकल आएगी। क्या पूरे साल की डेप्शन चार्ज करना सही होगा? वो एसेट पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। डेप्शन एक्सपेंस तो हमने स्टार्ट करना है जिस दिन से एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। अहम अल्फाज हैं, पास पेपर के सवालों में काम आएंगे, अभी थोड़े थोड़े करके लिखते जाया करो, ठीक है। तो डेप्शन एक्सपेंस स्टार्ट करते हैं हम कब? जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, और रोक देते हैं कब? जब एसेट को हम डी रिकग्नाइज यानी डिस्पोज कर दें, ठीक है, या फुली डेप्सिट हो जाए तब भी रोक देते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल तो स्टार्ट की बात कर रहे हैं कि डेप्शन कब स्टार्ट करनी है जी हमने? डेप्रीसिएशन, ऐसे नहीं दोस्त, और अप्रैल नहीं, जो उसूल लिखवा दो, उसूल पहले। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम द डेट व्हेन एसेट इज, अच्छा ये ना वैसे अभी तो आसान बात है, लेकिन आगे जाके ना कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी पढ़ाऊंगा, और आगे जाके जब पास पेपर के सवाल आएंगे ना तो वहाँ पे इस तरह नहीं हुआ करेगा कि वो कहेगा एसेट इज परचेज ऑन दिस। पूरी कहानी होती है, एसेट हमने खरीदा, फिर इंस्टॉल करने में कुछ दिन लगे, फिर अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, फिर यूज़ करना शुरू बाद में किया, कमर्शियल प्रोडक्शन, तो 3-4 डेट्स दी होती हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस दिन से करनी है वो आज ही मैंने लिख दिया है, फिर जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन के अंदर आएगा तो फिर डिस्कस भी कर लेंगे इसको दोबारा, ठीक है ना। 2-3 बार बात हो तभी जेन के अंदर बैठती है। तो फिलहाल तो मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि एसेट के ऊपर डेप्शन कब से स्टार्ट करनी, जब एसेट इज अवेलेबल फॉर यूजे हो, ठीक है, यूजे है ना, यूजे अवेलेबल फॉर यूज। डेप्शन इज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज स्टार्टेड व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। तो ये एसेट हम किस दिन से इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं? लतीफ़ भाई ने जब 1 अप्रैल 2008 को एसेट खरीदा है तो 1 जनवरी से तो नहीं इस्तेमाल करने लग गया होगा, है ब्लूटूथ से इस्तेमाल कर रहा था वो। एसेट आया 1 अप्रैल को है तो इस्तेमाल भी 1 अप्रैल को ही करेगा, ठीक है। आप कहोगे यहाँ पे अवेलेबल फॉर यूज तो नहीं लिखा हुआ, सवाल में एक ही डेट हो तो फिर यही है, यही डेट है, इस दिन आ गया। ये हमारी कॉफ़ी मशीन थी, बस आई है, हमने वो बिजली लगा, स्विच लगाया और चला लिया है, बस कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं थी। जो डेट, सवाल आसान हो ना तो खुद सीए के बच्चे का एक बड़ा मसला ये भी है, आसान चीज़ देख कहता है नहीं 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 ये नहीं हो सकता,
आई के इतनी सीधी बात करते हो नहीं सकता भाई, वो आसान बात वो खुद मुश्किल कर लेता भाई, नहीं जो मुश्किल नहीं है वो नहीं है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2008 को ये एसिड खरीदा है कितने का, मुबलिग 50,000 रुपये, सिक्का राइजुल वक्त, ठीक है जी। तो हंसने की क्या जरूरत है, रुपीज़ 31 दिसंबर 2008 आया, डेप्रीसिएशन करनी है, फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजुल वैल्यू अगेन 0 है, ओवर यूजफुल लाइफ कितनी है जी, लेकिन एक मसला आ गया, 12,500 लिखते हैं तो फिर मारे जाएंगे, क्यों, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। अब करेंगे क्या, देखें 12,500 जो है ये सालाना डेप्रीसिएशन है, ठीक है। अगर इसको आप डिवाइडेड बाय 12 कर दें तो ये मंथली डेप्रिसिएशन आ जाएगी। हमें कितने महीनों की डेप्रिसिएशन चाहिए, जितने महीने इसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करना शुरू किया 1 अप्रैल 2008 से, तो फिर 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने 9 इंटू 9, ठीक है ना। तो 12,500 डिवाइड बाय 12 किया तो पर मंथ डेप्रिसिएशन आ गई, हमें कितने महीनों की चाहिए तो उससे मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन हम नॉर्मली ना इस फ्रैक्शन को फिर यूं लिख लिया करते हैं, जगह को सही इस्तेमाल करने के लिए, अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए 9/12 कर देते हैं। तो ये 9/12 वही है जो हमने 12,500 को डिवाइड किया 12 से, मल्टीप्लाई किया 9 से। तो फ्रैक्शन यूं लगा होता है नॉर्मली हमारे सवालों के अंदर सॉल्यूशंस में, ठीक है ना। तो 9/12 कितना आया, 9,375। अच्छा जी, बीवी बता दो, अकाउंटिंग में बीवी मतलब बुक वैल्यू 4,625। फिर 31 दिसंबर 2009, 9 पंजाबी वाली नहीं। अब देखो ज़रा बच्चों, थोड़ी देर पहले सवाल करके आया हूँ, ये बार बार लिखा था, हालांकि कह रहा था अन्यवाह लिख दो, यानी अंधाधुंध लिख दो, बगैर फॉर्मूला दोबारा लिखे आप 12,500 हर साल लिख सकते थे। लेकिन एक चीज़ आपको सिखानी थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला सेम रहता है, हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला रिपीट होता है। तो फॉर्मूला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का सिर्फ इतना सा है, ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, कॉस्ट, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। फिर इससे पर ये डेप्रिसिएशन निकलती है, तो फॉर्मूला ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 9/12 जो हमने किया है ये तो सिर्फ इसलिए किया है कि हमने इसको, इस एसिड को इस साल में इस्तेमाल 9 महीने किया है। इसका मतलब अगले साल्स में ये शोर कैसा है, हाइब्रिड वालों आपकी क्लास में शोर आ रहा है यार। देखो मैंने कहा था यहाँ कोई बच्चा अगर खड़ा भी हो तो उसे चुप करा दो, वरना मैं आके चुप कराऊंगा, फिर ऐसे डराता हूँ और क्या। अच्छा जी, डिवाइड बाय 4, ये देखें जी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन इस साल ये पूरा साल इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो फिर 12,500, ठीक है। बुक वैल्यू 125, ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 9 की। फिर 31 दिसंबर 10, अच्छा जानबूझ के ना इसको 10 पे रोका गया है, ठीक है ना। 3 साल पूरे हो जाएंगे, नहीं पूरे होंगे, बल्कि 11 में भी 3 साल पूरे नहीं होंगे, 12 के अंदर जाके 3 महीने होगी डेप्रिसिएशन। लेकिन चूंकि डिस्पोजल अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, इसलिए फिलहाल उसको आगे नहीं लेके जा रहा। यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट के वक्त ये कॉन्सेप्ट देना था इस सवाल के अंदर कि अगर एसिड पूरा साल इस्तेमाल ना हो खरीदने वाले साल में तो पूरा साल डेप्रिसिएट नहीं करना। अब एंड को फिलहाल ना सोचो, एंड को डिस्पोजल भी तो सीखना है ना, उस वक्त सीखेंगे। फिर सारी चीज़ें आज थोड़ी सीखनी है, आज सारा दिन शॉपर में डाल के दे दो सारी FAR 1 ले जाओ सारी, ऐसा थोड़ी होता है। सारा कुछ आज ना सीखा जा सकता, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जितना जितना हाजमा होता रहे हैं, बदअज़मी ना हो जाए, कल पता लगे आधी क्लास है नहीं, बाहर सड़कों फिर रही है। तुम समझ तो गए होगे आप लोग हैं जी। 50,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज, तो भाई करेक्टरिस्टिक नहीं बदली है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आज भी 12,000, इंग्लिश आज भी सबसे आगे है। टूथपेस्ट जी 12,500 आज भी डेप्रिसिएशन उतनी ही है, हर साल बराबर ही है। पहले साल में क्यों नहीं बराबर आई, पहले साल में इसको इस्तेमाल नहीं किया था पूरा, ठीक है। बुक वैल्यू 625, अब इस साल एक और साल 12,500 डेप्रिसिएशन आएगी, और फिर जो बचेगा वो अगले साल के आखिरी साल के 3 महीने से डेप्रिसिएट होगा। लेकिन वो जिस दिन
जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना फुली डेप्रिशिएटेड या डिस्पोजल का, तब आपको वो फ्रैक्शन लगाना सिखाऊंगा। फिलहाल इससे आगे नहीं सोचना, फिलहाल सिर्फ ये सिखाना था। समझ आ गया? चलो अच्छा जी, फिलहाल ये आपने नहीं काट देना, आपका यही हैंड आउट कल चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि फिलहाल ये क्वेश्चन 13 हम नहीं कर रहे आज, ठीक है? होमवर्क के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है और 5 करना है बस। 14 और आगे तो 15 है। 15 ये इंशाल्लाह कल आपके होमवर्क में जाएंगे। 16 भी, ये अभी नहीं, ठीक है ना? काटना नहीं आपने, फिलहाल सिर्फ देख लें कि ये कल के होमवर्क में होंगे। अब अनलकीली मैंने तो सोल्यूशन में बाकी छुपाए थे कि चलो अगले मुश्किल सवालों के ना हो। जो होमवर्क वाले 2 सवाल हैं उनका सोल्यूशन आपको अवेलेबल है, लेकिन मुझे पता है आप लोग किसको नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस गिवन है। आपने इसको इस तरह से नहीं करना। छुट्टी नहीं हो गई अभी, मैंने कुछ कराना है, तय करने लग गए हो सब कुछ। लीगल 5 मिनट पढ़े अभी, लीगल वाले 7 मिनट 6 मिनट लीगल वाले, इलीगल की तो बात ही नहीं की मैंने। आपने इस फॉर्मेट के अंदर डालना है इस मेथड को। कोई बच्चा कंफ्यूज कर रहे इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तो ये गलत है। ये फॉर्मेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का नहीं है। ये फॉर्मेट तो ऐसा फॉर्मेट है जो हम इंशाल्लाह हमेशा यूज करेंगे FR 1 में, जो एसिड की कॉस्ट में से डेप्शन माइनस करके किसी वक्त उसकी बुक वैल्यू बता रहा है। डेप्शन मेथड सिर्फ ये पड़ा हुआ है, ये जो है ना, ये डेप्शन मेथड है। ये कल इंशाल्लाह रिड्यूसिंग बैलेंस अगर मैं करवाता हूं, या तो अकाउंट्स बनाकर एंड में थोड़ा सा करवा दूंगा, ठीक है ना? तो उसमें सिर्फ ये चीज बदलेंगे। इस फॉर्मेट को कभी कंफ्यूज नहीं करना आपसे कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस का फॉर्मेट है। रिड्यूसिंग बैलेंस का फॉर्मेट नहीं है, मेथड ऑफ डेप्शन ये पड़ा है। ये फॉर्मेट किसका है? एसिड की कॉस्ट माइनस डेप्शन दिखाने का फॉर्मेट है। डेप्शन मेथड तीसरा, आउटपुट मेथड आ जाए, सम ऑफ ईयर डिजिट आ जाए, रिड्यूसिंग बैलेंस आ जाए, जितने मेथड हैं हमारे, हर मेथड के अंदर फॉर्मेट यही रहेगा हमारा इंशाल्लाह, ठीक है ना? इसलिए आपने ये सोल्यूशन में सिर्फ डेप्शन गिवन है, ठीक है ना? तो आपका इम्तिहान है भाई, दरवाजा ना चाहती है ना मारो यार, देखो अभी क्लास नहीं शुरू हुई आपकी, ठीक है? तो ये आप लोगों ने इस फॉर्मेट के ऊपर डाल के दोनों सवाल करने, ठीक है? अच्छा, अब मसला पता है क्या होना है? मसला ये होना है, सवाल पढ़े जरा। आतिफ हैज परचेज एन एसेट ऑन 1 अप्रैल 2004 फॉर 50,000, इट्स रेजुअल वैल्यू इज 10,000 एंड रेट ऑफ डेप्शन इज। अब ये मुसीबत है। तो ये मुसीबत नहीं है, ये बहुत आसान काम है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो ये वैसे ही बहुत आसान है, ठीक है? आपको सिखाता हूँ मैं, आसान सी बात है। मैं अगर अज्यूम करूँ कि ये पेन जो है ये 10,000 रुपये का है और इसकी लाइफ 10 साल है, तो इसकी डेप्शन कितनी? रिजल्ट वाली 0 है, ठीक है? तो इसकी डेप्शन कितनी बनेगी? आप कहोगे जी 10,000 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे ही करोगे ना? मैं कहूँ नहीं यार, डिवाइड बाय 10 से बात नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे बताओ कितने फीसद? तो आप कहोगे जी 1/10। 1/10 मतलब 10%। 1/10, 1/10। ये मैंने क्या किया? ये मैंने अगर देखा जाए तो मैंने लाइफ गिवन थी सवाल में, अभी हमें कितनी गिवन थी लाइफ? नहीं, अभी जो मैंने बोली है लाइफ कितनी है जी? 10 साल। मैंने कहा यार मुझे रेट निकाल दो, आपने कहा मसला ही कोई नहीं, 1/10, 1/10 हो गया, इंटू 100 करें सर, रेट आ जाएगा। जरा बताएं, 10% मिस्टर? नहीं जी, तो ये क्या है जी? 1/, लाइफ मतलब यूजफुल लाइफ है, जरा जगह कमी की वजह से मैं सिर्फ लाइफ लिख रहा हूं, ठीक है ना? 1/, चलो फिर लगा देते हैं, 1/, लाइफ इंटू 100। तो ये क्या है? ये फॉर्मूला है लाइफ को रेट में कन्वर्ट करने का। ये फॉर्मूला किसका है जी? लेकिन सिर्फ किस में? स्ट्रेट लाइन मेथड में। रिड्यूसिंग बैलेंस में इस तरह से नहीं काम चलेगा, वो वहीं जाके सीखेंगे। आजमा लेते हैं, लाइफ अगर 5 साल है तो बताएं जी रेट कितना होगा? कैलकुलेटर्स पे सब करके देख लें, आसान बात है, मुझे पता है, कर लें इंशाल्लाह। जब पास पेपर का मुश्किल सवाल कर रहे हो तो यही बात भूलियो नहीं आपको, इसलिए अभी जरा करके देख लें जी। 20% कैसे आया? 1/5 इंटू 100 ऐसे आया। अच्छा चलो, अगर एसिड की लाइफ 50 साल हो फिर कैसे निकला 2%? 1/,
कितना? आसान बात है। यानी अगर एसिड की लाइफ स्ट्रेट लाइन मेथड में एसिड की लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 1/लाइफ इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ लाइफ इंटू रेट। तो इसलिए परेशान होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो जो हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा था, वो जो नहीं, ये जो किधर गया, ये जो फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला डेप्शन एक्सपेंस का कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ भी हो सकता है, और इसी को अगर हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट कर दें तो आंसर सेम होगा। आजमा के देख लेते हैं। 10,000 को डिवाइड बाय 10 किया था तो 1,000 डेप्शन आई थी। 10,000 को 10% से मल्टीप्लाई करो, 1,000 ही आना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला नहीं है, दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। जो मर्जी यूज कर लो, चाहो तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ कर दो, या चाहो तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट कर दो, ठीक है। तो भाई जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी ना सारे लेक्चर्स, उनको आज मौका मिल गया। मैंने डेबिट क्रेडिट की बात ही नहीं की, मैंने कल करनी है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेट शुरू किए हैं, 4, 5, 6 लेक्चर्स सुन चुके हैं, 4, 5, 6 ही रह गए हैं। हिम्मत करके सुन लें, सादा सादा लेक्चर्स हैं। कल मैंने डेबिट क्रेडिट का लफ्ज़ बोलना है क्लास, मैंने आज नहीं बोला आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये 4-5 जिनसे मैंने पूछा था, तो बराए करम कोशिश कर लें, जो इन प्रोसेस हैं वो लेक्चर्स को पूरा कर लें, ठीक है। अच्छा, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट करने से भी आंसर सेम आता है, ये पता लग गया। अब इन दोनों सवालों के अंदर ना आपको ये रेट मिलेगा नहीं, एक में रेट है, दूसरे में लाइफ है। लेकिन मज़े की बात यह कि रेजिडुअल वैल्यू भी सवालों में गिवन है, तो फॉर्मूला में ध्यान से जरा इसको लिख लेना, ठीक है। अगली बात, अगली और आखिरी बात, फिर छुट्टी। 1 मिनट रह गया है ना, बस 1 मिनट की बात रह गई है। लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना हो या रेट को लाइफ में कन्वर्ट करना हो, स्ट्रेट लाइन में दोनों काम हो सकते हैं। अगर आपने रेट से लाइफ पे जाना है तो आप 1/रेट कर दें, 100 नहीं, 1/100, 1/रेट करें, ठीक है। लेकिन रेट को किस में करना है आपने? डेसिमल के अंदर, ठीक है। यानी 1/0.1 करोगे तो आप लाइफ पे पहुंच जाओगे। कितनी है लाइफ? आजमा के देख लो, कैलकुलेटर पे ज़्यादा बेहतर है, ज़बानी ना ही देखो। असल में ना मुश्किल सवालों में जाके कभी कभी आपको रेट से लाइफ या लाइफ से रेट पे आना पड़ सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है किसी एक चीज़ की, तो कन्वर्जन का पता होना चाहिए। ऐसे ही 20% से लाइफ पता करनी हो, रेट गिवन हो 20% है, हम चाहते हैं नहीं हमें लाइफ पता लग जाए। रीवैल्यूएशन में बहुत यूज़ करना पड़ता है मेरे मेनी लाइफ निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर हम लाइफ निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट को इसको 1/0.2 करेंगे तो हमारे पास ये लाइफ निकल आएगी कितनी। तो आप दोनों तरफ जा सकते हैं, ठीक है जी। 1/0.02 50 ईयर्स, ठीक है ना। लेकिन अहम बात यह है, कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम क्या है, ये ओनली अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, ठीक है ना। ओके, ये याद रखना। ये एक छोटी सी बात थी। तो 2 सवाल आपके होमवर्क में आ गए, ठीक है। बाकी आज को खातिर खा बात नहीं हो सकी, माजरत के साथ। इंशाल्लाह बाकी कमी बेशी कल पूरी करेंगे। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।